हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस लेक्चर में। इस लेक्चर में हम सॉल्व करने वाले हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 के। तो स्टार्ट करते हैं। ये जो क्वेश्चन हम देखने वाले हैं ये मॉड्यूल से होंगे या जो मॉक टेस्ट पेपर होते हैं प्रीवियस ईयर्स के, उस मॉक टेस्ट पेपर से होंगे। तो 100+ MCQs जो है फर्स्ट चैप्टर के रिगार्डिंग वो अपन इस लेक्चर में सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करते हैं मॉड्यूल से। सबसे पहला MCQ, इकोनॉमिस्ट रिगार्ड डिसीजन मेकिंग एज इम्पॉर्टेंट। इकोनॉमिस्ट के हिसाब से डिसीजन मेकिंग इंपॉर्टेंट होती है, क्यों? The resources required to satisfy our unlimited wants and needs are finite and scarce। जो हमारे पास रिसोर्सेस होते हैं वो होते हैं फाइनाइट और हमारी वॉन्ट्स होती है अनलिमिटेड। तो ये करेक्ट सेंटेंस है। इट इज़ क्रूशियल टू अंडरस्टैंड हाउ कैन वी बेस्ट एलोकेट अवर स्केर्स रिसोर्स टू सेटिस्फाई सोसाइटीज अनलिमिटेड वॉन्ट्स एंड नीड्स। अपन ये ट्राई करते हैं कि जो भी अपनी सोसाइटी की वॉन्ट्स है, सोसाइटी की नीड्स है, वो जितने भी रिसोर्सेज अपने पास है उन सभी का अच्छे से इस्तेमाल करके जितनी ज़्यादा हो सके उतनी वॉन्ट सेटिस्फाई करेंगे। तो ये भी सेंटेंस करेक्ट है। रिसोर्सेज है अल्टरनेटिव यूज। रिसोर्सेज के एक से ज़्यादा यूजेस होते हैं। ये अपन ने देखा था, वुड का एग्जांपल अपन ने लिया था कि वुड के 3 यूजेस होते हैं और 3 से ज़्यादा भी यूजेस हो सकते हैं। तो इसमें तीनों सेंटेंस करेक्ट होने की वजह से करेक्ट आंसर आएगा डी, ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, ये टिक मार्क मैं हमेशा उल्टा करता हूँ क्योंकि मैं लेफ्टी हूँ, इसीलिए थोड़ा एडजस्ट कर लेना। नेक्स्ट, बिजनेस इकोनॉमिक्स इज एब्स्ट्रैक्ट एंड अप्लाइज द टूल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या है? एक एब्स्ट्रैक्ट है। एब्स्ट्रैक्ट यानी ऐसी चीज़ जो अपने को सेंसेस के थ्रू नहीं समझती बट अपन उसको फील कर सकते, तो एब्स्ट्रैक्ट तो है। एंड अप्लाइज द टूल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स के टूल यूज़ करता है। देखिए ये सेंटेंस करेक्ट तो है बट ये टोटली करेक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि सिर्फ माइक्रो इकोनॉमिक्स के टूल्स यूज़ करते हैं कि अपन साथ में अपन मैक्रो के भी टूल्स यूज़ करते हैं। इसी वजह से ये सेंटेंस करेक्ट है बट इनकम्प्लीट है। सेकंड, इन्वॉल्व द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी एंड बिजनेस डिसीजन मेकिंग। ये क्या करता है? जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, जो इकोनॉमी की थ्योरी है, जो माइक्रो इकोनॉमिक्स मैक्रो इकोनॉमिक्स प्रोवाइड करता है अपने को, उस थ्योरी का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करता है। और सी का, इनकॉर्पोरेट टूल्स फ्रॉम मल्टीपल डिसिप्लिन। अपन ने नेचर में देखा था बिजनेस इकोनॉमिक्स इज मल्टी डिसिप्लिनरी इन नेचर, मतलब बहुत ज़्यादा अलग अलग सब्जेक्ट्स का यूज़ करके कॉम्प्लेक्स बिजनेस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। इसी वजह से ये भी करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे बी और सी करेक्ट होने की वजह से आंसर आएगा डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इन इकोनॉमिक्स वी कैन यूज टर्म स्कैरसिटी टू मीन। स्कैरसिटी का मतलब क्या होता है? स्कैरसिटी का मतलब क्या होता है कि हमारे पास रिसोर्सेज की कमी है। ए, एब्सोल्यूट स्कैरसिटी एंड लैक ऑफ रिसोर्सेज इन लेस डेवलप्ड कंट्रीज। अब एक चीज़ समझना, ये जो स्कैरसिटी का प्रॉब्लम है ये अपन ने कभी देखा था क्या कि सिर्फ गरीब देशों में मिलता है, अमीर देशों में नहीं मिलता है, वेस्टर्न कंट्रीज़ में नहीं मिलेगा, सिर्फ एशियन कंट्रीज़ में मिलेगा? नहीं। तो ये किसी कंट्री से बाउंड नहीं होता, किसी इकोनॉमी से बाउंड नहीं होता। जो स्कैरसिटी होती है वो हमें हर जगह पे मिलती है, हर इकोनॉमी में मिलती है। तो उन्होंने जो कहा कि लेस डेवलप कंट्री में ही होती है, तो ये इनकरेक्ट है। सेकंड, और ये चीज़ उन्होंने यूज़ किया वर्ड एब्सोल्यूट स्कैरसिटी। एब्सोल्यूट स्कैरसिटी यानी किसी के कंपैरिजन में देखने की ज़रूरत नहीं होती है, ऐसा उनका कहना है। तो एक चीज़ समझना, जब भी अपन बोलते हैं कि कोई चीज़ की कमी है तो अपने को कंपैरिजन पॉइंट देना पड़ता है। फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ कि हमारे यहाँ इकोनॉमी में 10,000 लीटर मिल्क प्रोड्यूस हो रहा है, तो मिल्क की हमारे पास कमी है। तो ये कौन से बेसिस पे कहा कि हमारी वांट कितनी है मिल्क की। मान ले हमारी वांट अगर 15,000 लीटर मिल्क की है और सिर्फ 10,000 लीटर मिल्क हम प्रोड्यूस करें, तो हम बोल पा रहे हैं कि मिल्क हमारे पास क्या है? स्कैर्स है। तो हमें कंपैरिजन करना पड़ रहा है, और जहाँ पे कंपैरिजन होता है वहाँ पे रिलेटिव कंसेप्ट आता है। तो कभी भी स्कैरसिटी एब्सोल्यूट नहीं होती। जो भी अपन इकोनॉमिक्स में स्कैरसिटी की बात करते हैं वो हमेशा रिलेटिव होती है। ठीक है, तो रिलेटिव स्कैरसिटी इन रिलेशन टू वांट्स ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, स्कैरसिटी किसके कंपैरिजन में रिलेटिव है? वांट्स के कंपैरिजन में, मतलब वांट्स के कंपैरिजन में रिसोर्स स्कैर्स है। ठीक है, तो ये करेक्ट सेंटेंस है। स्कैरसिटी ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ बिजनेस फेल्योर एंड नेचुरल कैलेमिटीज। सिर्फ नेचुरल कैलेमिटीज और बिजनेस फेल्योर के वक्त हमें स्कैरसिटी महसूस होती है क्या? नहीं, ये इकोनॉमी का कंटिन्यूअस कंसेप्ट है, हमेशा हमारे पास रिसोर्स स्कैर्स रहते हैं। तो ये सेंटेंस गलत है। स्कैरसिटी कॉस्ट ऑन अकाउंट ऑफ एक्सेसिव कंजम्पशन बाय रिच। एक्सेसिव कंजम्पशन करे या एक्सेसिव कंजम्पशन ना भी करे, फिर भी इकोनॉमी में हमेशा स्कैरसिटी रहेंगी। तो ये सेंटेंस गलत था, ये भी गलत था, ये भी गलत है। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा? बी ऑप्शन। नेक्स्ट, what implications does resource scarcity have for the satisfaction of our wants? कि रिसोर्स की जो स्कैरसिटी है उस पर वॉन्ट्स के सेटिस्फैक्शन पे क्या असर होता है? नॉट ऑल वॉन्ट्स कैन बी सेटिस्फाइड। हाँ, रिसोर्सेज कम है तो पूरी वॉन्ट सेटिस्फाई नहीं हो सकती, ये करेक्ट है। वी विल नेवर बी फेस्ड विद द
वी विल नेवर बी फेस्ड विद द नीड टू मेक डिसीजन, मेक चॉइसेस, अपने को कभी भी चॉइस नहीं लेनी पड़ेगी। पर अपन ने देखा था कि चॉइस अपने को तभी नहीं लेनी पड़ेगी जब रिसोर्सेज अपने पास अनलिमिटेड है। तो ये सेंटेंस इनकरेक्ट है, क्योंकि वांट्स अगर लिमिटेड होती है तो हमेशा हमें क्या लेना पड़ता है, चॉइस लेना पड़ता है कि पहले सेटिस्फेक्शन कौन सी वांट का करना है। सॉरी, रिसोर्सेज हमारे पास जब लिमिटेड होते हैं तो हमें चॉइस लेना पड़ता है कि पहली वांट कौन सी सेटिस्फाई करनी है। वी मस्ट डेवलप वेज टू डिक्रीज अवर इंडिविजुअल वांट्स, हमारी जो इंडिविजुअल वांट्स है वो कम करने की कोशिश करनी चाहिए। ये सेंटेंस करेक्ट है, बट किसके पर्सपेक्टिव में, फिलोसॉफी के पर्सपेक्टिव में, रिलीजियस के पर्सपेक्टिव में, इकोनॉमिक्स के पर्सपेक्टिव में ये सेंटेंस गलत है। क्योंकि इकोनॉमिक्स हमेशा कभी भी अपने को ये नहीं सिखा था कि हमें हमेशा वांट कम करनी चाहिए, थोड़े से चीज़ों में खुश रहना चाहिए। ये सारी चीज़ें अपने को फिलोसॉफी में देखने को मिलती है, ना कि इकोनॉमिक्स में। तो ये सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा इकोनॉमिक्स के पर्सपेक्टिव में। द डिस्कवरी ऑफ न्यू नेचुरल रिसोर्सेज इज नेसेसरी टू इंक्रीज अवर एबिलिटी टू सेटिस्फाई अवर वांट्स। ठीक है, हाँ, तो ये सेंटेंस थोड़ा सा करेक्ट है। समझ लेना कि नए रिसोर्सेज जब आएंगे तो नए रिसोर्सेज हमें हमेशा क्या करेंगे, हमें ज़्यादा वांट्स को सेटिस्फाई करने में मदद करेंगे। फिर भी हमारी पूरी वांट कभी सेटिस्फाई होंगी क्या? नहीं होंगी। तो यहाँ पे देखा जाए तो सबसे करेक्ट जो सेंटेंस है वो ये है, नॉट ऑल वांट्स कैन बी सेटिस्फाइड। ये सबसे करेक्ट, ये सबसे क्लियर सेंटेंस है, इसीलिए ए आंसर हो जाएगा उसका। 5th नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉर्मेटिव स्टेटमेंट। नॉर्मेटिव यानी क्या? नॉर्मेटिव यानी जो अपने को वैल्यू जजमेंट प्रोवाइड करता है या ओपिनियन प्रोवाइड करता है। वैल्यू जजमेंट या ओपिनियन, उसको बोला जाता है नॉर्मेटिव। और मैंने बोला था ऐसे सेंटेंस जिसमें इज आ रहा है वो क्या होता है, वो पॉजिटिव नेचर का होता है। और जिस सेंटेंस में शुड बी और ऑट टू बी आ रहा है वो हमेशा नॉर्मेटिव सेंटेंस होता है, क्योंकि शुड बी का मतलब है कि हम कोई सजेशन दे रहे हैं, हम हमारा ओपिनियन दे रहे हैं। प्लान्ड इकोनॉमीज एलोकेट रिसोर्सेज वाया गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। प्लान्ड इकोनॉमीज गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के द्वारा रिसोर्स एलोकेट करते हैं। ये क्या है? ये फैक्ट है। और सारे फैक्ट्स कहाँ पे आते हैं? सारे फैक्ट्स आते हैं पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में। तो ये नॉर्मेटिव का सेंटेंस नहीं है। मोस्ट ट्रांजिशनल इकोनॉमीज हैव एक्सपीरियंस प्रॉब्लम ऑफ फेलिंग आउटपुट एंड रेजिंग प्राइजेस ओवर द पास्ट डेकेड। ये भी फैक्ट है, फैक्ट होने के कारण ये पॉजिटिव सेंटेंस हो गया। देयर इज ग्रेटर डिग्री ऑफ कंज्यूमर सोवर्निटी इन द मार्केट इकोनॉमीज दैन प्लान्ड इकोनॉमी। ये भी फैक्ट बताया है, तो ये भी पॉजिटिव सेंटेंस हो गया। रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी शुड बी अ मेजर प्रायोरिटी ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी। शुड बी मतलब क्या आ गया? ओपिनियन आ गया। और जहाँ पे ओपिनियन आ गया वो सेंटेंस कौन सा हो जाएगा? नॉर्मेटिव नेचर का। तो नॉर्मेटिव स्टेटमेंट है, इसीलिए डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, इन एवरी इकोनॉमिक सिस्टम स्कैरसिटी इम्पोजेस लिमिटेशन ऑन। स्कैरसिटी की वजह से किस चीज़ पे लिमिटेशंस आते हैं पूछा है। हाउस होल्ड, बिजनेस, फर्म्स, गवर्नमेंट एंड नेशन एज अ होल, सभी चीज़ों पे स्कैरसिटी की वजह से लिमिटेशंस आते हैं। सेकंड में पूछा है हाउस होल्ड और बिजनेसेस, बट गवर्नमेंट के ऊपर लिमिटेशन नहीं आते बोला है। सी में बोला है लोकल एंड स्टेट गवर्नमेंट पे आते हैं बट फेडरल पे नहीं आते। हाउस होल्ड एंड गवर्नमेंट पे आते हैं, डी में बोला है, बट बिजनेसेस पे नहीं आते। तो ये लास्ट के जो बी, सी और डी है उसमें बोला है कि कुछ इंस्टीट्यूशंस को या कुछ ऑर्गेनाइजेशंस को स्कैरसिटी फेस नहीं करनी पड़ेगी, जो कि टोटली इनकरेक्ट है। स्कैरसिटी का जो प्रॉब्लम है वो गवर्नमेंट को भी फेस करना पड़ता है, इंडिविजुअल को भी फेस करना पड़ता है, इकोनॉमी में हर एक पर्सन को फेस करना पड़ता है, इसीलिए ए हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, मैक्रो इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज एग्रीगेट इकोनॉमिक्स, बिकॉज ये ओवरऑल लेवल की बात करता है, ये एग्रीगेट लेवल की बात करता है, इसीलिए इसको एग्रीगेट इकोनॉमिक्स भी बोला जाता है। एन एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव इकोनॉमिक एनालिसिस वुड बी, पॉजिटिव यानी जो फैक्ट्स बताता है या फिर जो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बताता है उसको बोला जाता है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। एन एनालिसिस ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ फूड्स एंड क्वांटिटी परचेस्ड, तो यहाँ पे रिलेशनशिप एनालाइज हो रही है, मतलब कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, तो ये करेक्ट हो सकता है, बट अपन बाकी के जो ऑप्शंस है वो पढ़ लेते हैं पहले। डिटरमाइनिंग हाउ मच इनकम ईच पर्सन शुड बी की बात आ गई, मतलब चला गया नॉर्मेटिव में, तो ये तो करेक्ट हो ही नहीं सकता। डिटरमाइनिंग फेयर, अब फेयर एक वर्ड यूज़ किया है उन्होंने, फेयर यूज़ किया मतलब क्या है कि एक सब्जेक्टिव कंसेप्ट है, तुम्हारे हिसाब से फेयर चीज़ अलग हो सकती है, मेरे हिसाब से फेयर चीज़ अलग हो सकती है, तो ये सब्जेक्टिव कंसेप्ट है, यहाँ पे ओपिनियन कहीं ना कहीं आ जाता है, तो ये नॉर्मेटिव का सेंटेंस हो जाएगा, ये गलत सेंटेंस हो जाएगा। डिसाइडिंग हाउ टू
डिस्ट्रीब्यूट द आउटपुट ऑफ इकोनॉमी, डिसाइडिंग हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट आउटपुट ऑफ इकोनॉमी। यहाँ पे ना फैक्ट्स की बात हो रही है, ना कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप की बात हो रही है, इसीलिए ये भी सेंटेंस करेक्ट नहीं होगा। तो हमारा करेक्ट सेंटेंस क्या हो जाएगा, ए नंबर का। तो हमारा ऑप्शन ए यहाँ पे 8 नंबर का करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट, स्टडी ऑफ हाउ इंक्रीजेस इन कॉर्पोरेट इनकम टैक्स रेट विल अफेक्ट द नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। यहाँ पे कॉर्पोरेट इनकम टैक्स रेट बात करें, इनकम टैक्स रेट क्या होता है, ओवरऑल लेवल पे, ओवरऑल इकोनॉमिक लेवल पे एक ही इनकम टैक्स रेट रहता है। सिमिलरली नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें, और अनएम्प्लॉयमेंट की बात हमेशा कौन सी इकोनॉमिक्स में की जाती है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में की जाती है। इसी वजह से मैक्रो इकोनॉमिक्स यहाँ पे डायरेक्टली करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर का, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट सजेस्ट मैक्रो अप्रोच फॉर इंडिया। कौन सी चीज़ मैक्रो इकोनॉमिक्स में नहीं आती, इन्होंने डायरेक्टली पूछा है। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट यानी जीडीपी जैसा होता है, तो ये मैक्रो का पार्ट है। फाइंडिंग द कॉजेज ऑफ फेलियर ऑफ एबीसी कंपनी, एक फर्म की बात हो रही है, और अपन ने देखा था फर्म और इंडिविजुअल की जब बात होती है तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स में आता है। आइडेंटिफाइंग द कॉजेस ऑफ इन्फ्लेशन, ठीक है, इन्फ्लेशन भी मैक्रो में आता है। एनालाइज द फेलियर इंडस्ट्री इन प्रोवाइडिंग लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट, यहाँ पे इंडस्ट्री की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट की बात हो रही है, और एम्प्लॉयमेंट भी हमेशा किस में आता है, मैक्रो में। तो सभी चीज़ें मैक्रो में आ रही है, बट बी नंबर का जो पॉइंट है वो माइक्रो में आ रहा है, क्योंकि वो फर्म्स की बात कर रहा है, इसीलिए बी हो जाएंगे यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन। क्योंकि क्या पूछा था आपने को, डज नॉट सजेस्ट, ठीक है, नॉट की बात कही थी यहाँ पे। नेक्स्ट 11 नंबर का, राम ने बोला है माई कॉर्न हार्वेस्ट दिस ईयर इज पुअर। उसने क्या बताया, बेसिकली उसने फैक्ट बताया कि उसका कॉर्न हार्वेस्ट पुअर है। कृष्ण ने बताया डोंट वरी प्राइस विल कंपेंसेट फॉर द फॉल इन क्वांटिटी सप्लाइड। उसने बोला है कि क्वांटिटी जो फॉल हुई है उसकी वजह से प्राइजेस इंक्रीज हो जाएंगी। तो उसने कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बताया, ठीक है। विनोद ने बताया क्लाइमेट अफेक्ट क्रॉप यील्ड्स एंड सम ईयर्स आर बैड एंड अदर्स आर गुड। उसने भी एक फैक्ट बताया कि कुछ साल खराब होते हैं, कुछ साल अच्छे होते हैं। उसने भी कोई ओपिनियन नहीं दिया। मधु का क्या कहना है, द गवर्नमेंट ऑट टू, देखो ऑट टू आ गया, ऑट टू आ गया यानी नॉर्मेटिव का सेंटेंस आ गया, ऑट टू गारंटी दैट अवर इनकम विल नॉट फॉल इन दिस कन्वर्सेशन द नॉर्मेटिव स्टेटमेंट मेड बाय। तो ये राम ने तो पॉजिटिव, किशन ने भी पॉजिटिव, विनोद ने भी पॉजिटिव, और मधु ने किया था नॉर्मेटिव सेंटेंस। तो मधु हो जाएगा इस आंसर, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट 12 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग एंड डिसाइड विच इफ एनी इकोनॉमी इज विदाउट स्कैरसिटी। ऐसी कोई इकोनॉमी बताओ जो विदाउट स्कैरसिटी है। प्री इंडिपेंडेंट इकोनॉमी, स्कैरसिटी तो थी, ये गलत है। मिस्टिकल इकोनॉमी वेयर एवरीबडी इज बिलियनियर, अगर हर पर्सन बिलियनियर हो भी जाए तब भी जो स्कैरसिटी का प्रॉब्लम है वो नहीं मिटता, तो ये सेंटेंस भी गलत है। एन इकोनॉमी वेयर इनकम इज डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करोगे तो उससे भी कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि रिसोर्सेज फिर भी हमेशा लिमिटेड रहेंगे और वॉन्ट्स हमेशा अनलिमिटेड रहेंगी। तो ये भी गलत है, और नन ऑफ द अबव यहाँ पे रहेगा फिर करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल सी बात है कि स्कैरसिटी का प्रॉब्लम हर एक को, हर इकोनॉमी में, हर तरीके की सिस्टम में फेस किया जाता है। इसी वजह से स्कैरसिटी हर जगह पे देखने को मिलेंगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सब्जेक्ट मैटर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, ऐसी कौन सी चीज़ है जो माइक्रो इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट मैटर नहीं है। प्राइजेस ऑफ मैंगोज, एक कमोडिटी की बात हो रही है, जब सिंगल कमोडिटी की बात होती है तो वो माइक्रो का पार्ट होता है, तो ये माइक्रो का पार्ट हो गया। कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग फायर ट्रक फॉर फायर डिपार्टमेंट इन दिल्ली, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होता है, मतलब कोई गुड्स के प्रोडक्शन की बात होती है, उसके कॉस्ट की बात होती है, तो वो भी माइक्रो में आता है। नेक्स्ट, क्वांटिटी ऑफ मैंगोज प्रोड्यूस्ड फॉर द मैंगो मार्केट, तो ये भी मैंगो मार्केट एक सिंगल कमोडिटी की बात कर रहे हैं, और सिंगल मार्केट की जब बात करते हैं तो वो भी माइक्रो में आता है, ठीक है। पूरे मार्केट में पूरे प्रोडक्ट की बात करें तो वो मैक्रो में चला जाएगा, बट सिंगल प्रोडक्ट की और सिंगल मार्केट की अगर हम बात करते हैं तो वो माइक्रो में ही रहता है। और नेशनल इकोनॉमीज एनुअल ग्रोथ रेट, यहाँ पे एनुअल ग्रोथ रेट पूछा है, बट किसका, पूरे इकोनॉमी का, मतलब एग्रीगेट की बात की है उन्होंने, ठीक है। तो नॉट सब्जेक्ट मैटर पूछा था, नॉट सब्जेक्ट मैटर कौन सा हो जाएगा, डी नंबर का हो जाएगा नॉट सब्जेक्ट मैटर, क्योंकि ये मैक्रो का पार्ट है, इसी वजह से डी रहेगा उसका करेक्ट आंसर। 14 नंबर का, ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी दैट डील्स विद द प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। ऐसी कौन सी ब्रांच है जो एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्स कैसे एलोकेट करना है उसकी बात करता है। तो यहाँ पे हो गया माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी, मैक्रो इकोनॉमिक थ्योरी, इकोनोमेट्रिक्स, एंड डी नन ऑफ द अबव। तो देखो माइक्रो भी रिसोर्स एलोकेशन की बात करता है, मैक्रो भी रिसोर्स एलोकेशन की बात करता है, ऊपर ऊपरी लेवल पे दोनों भी रिसोर्स एलोकेशन की बात कर रहे हैं, इकोनोमेट्रिक्स तो आएगा नहीं।
और नन ऑफ द अबव भी आएगा नहीं। तो दोनों भी रिसोर्स एलोकेशन की बात कर रहे हैं, बट प्राइमरी जो रिसोर्स एलोकेशन की बात करता है कि तुम्हारे रिसोर्स कहाँ पे लगने चाहिए, आउटपुट ज़्यादा कैसे आएगा वगैरह वगैरह, ये सारी बातें हैं, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स में की जाती है, इसीलिए ए रहेगा इसका करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं 15 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सब्जेक्ट मैटर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। ऐसी कौन सी चीज़ है जो बिजनेस इकोनॉमिक्स का पार्ट नहीं है इसमें। शुड अवर फॉर्म बी इन द बिजनेस, हमारे फॉर्म को बिजनेस करना भी चाहिए कि नहीं, इसका आंसर बिजनेस इकोनॉमिक्स दे सकता है क्या, बिल्कुल दे सकता है। हाउ मच शुड बी प्रोड्यूस्ड एंड एट व्हाट प्राइस शुड बी केप्ट, प्राइजेस, ठीक है, प्राइसिंग की बात बिजनेस इकोनॉमिक्स बताता है क्या, बिल्कुल प्राइसिंग की बात भी बिजनेस इकोनॉमिक्स बताता है। हाउ विल द प्रोडक्ट बी प्लेस्ड इन मार्केट, प्रोडक्ट मार्केट में कैसे प्लेस करना चाहिए, अपन ने देखा था मार्केट के टाइप, मार्केट स्ट्रक्चर और मार्केट के प्राइसिंग क्या होनी चाहिए, ये सभी बिजनेस इकोनॉमिक्स अपने को बताता है, तो ये भी पार्ट है। हाउ शुड वी डिक्रीज अनएम्प्लॉयमेंट इन एन इकोनॉमी, देखो अनएम्प्लॉयमेंट की जब बात आती है तब ओवरऑल लेवल की बात आती है, जब और तब मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात आती है। तो ये जो कंसर्न है अनएम्प्लॉयमेंट का, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स में चला जाएगा, इसीलिए नॉट सब्जेक्ट मैटर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स विल बी डी, अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, आगे बढ़ते 16 नंबर का, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉर्मेटिव इकोनॉमिक स्टेटमेंट। पहले तो नॉर्मेटिव पूछा है, इकोनॉमिक इज कौन सा नॉर्मेटिव है, नॉर्मेटिव यानी क्या, नॉर्मेटिव यानी ओपिनियंस देने हैं, जजमेंट देना है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट डिक्रीजेस विद इंडस्ट्रियलाइजेशन, फैक्ट की बात कही है। इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस दैट स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर, फैक्ट की बात कही है। मिनिमम वेज शुड बी आया मतलब क्या, शुड बी आया मतलब नॉर्मेटिव आया क्योंकि जजमेंट आया, तो ये हो गया सी उसका करेक्ट आंसर, डी देखने की भी जरूरत नहीं पड़ी मुझे। 17 नंबर का, विच वन ऑफ द फॉलोइंग शुड बी कंसिडर्ड द टॉपिक ऑफ स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। ऐसा कौन सा टॉपिक है इसमें जो मैक्रो इकोनॉमिक्स में अपन स्टडी करते। सबसे पहला प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ कॉटन इंडस्ट्री, सिंगल प्रोडक्ट की बात हो रही है तो वो माइक्रो में स्टडी करते हैं। स्टील प्राइजेस मीन्स मोर स्टील इज इम्पोर्टेंट, ठीक है, स्टील प्राइजेस की बात करें, सिंगल कमोडिटी के प्राइसिंग की बात किया जा रहा है तो माइक्रो का पार्ट बनेगा। इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन की बात की जाती है, और ये जो इन्फ्लेशन की बात की जाती है वो सारे कमोडिटीज़ के लिए होल एज अ एग्रीगेट लेवल पे बात की जाती है, इसीलिए ये मैक्रो का पार्ट बनता है। ठीक है, लास्ट का भी पढ़ लेते थे, इफेक्ट ऑफ इनकम इन द प्राइस ऑफ कॉफ़ी एंड क्वांटिटी ऑफ टी कंज्यूम। जब दो प्राइजेस की बात होती है, यहाँ पे डिमांड की बात हो रही है बेसिकली, और डिमांड माइक्रो इकोनॉमिक्स में आता है, इसीलिए ये तीनों जो है ए बी और डी ये माइक्रो के हैं और सी क्या है, मैक्रो का है, इसीलिए मैक्रो इकोनॉमिक्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 18 नंबर का, डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स तुम्हें भली भांति जानते हो तुम कि पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का डिफरेंस क्या, पर देखते हैं अपन। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एक्सप्लेन द परफॉर्मेंस ऑफ इकोनॉमी, व्हाइल नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स फाइंड आउट द रीजंस फॉर पुअर परफॉर्मेंस। ठीक है, तो यहाँ पे एक रीजन दे रहा है, ऐसी बात कही जा रही है। पॉजिटिव इकोनॉमिक डिस्क्राइब्स द फैक्ट ऑफ इकोनॉमी, व्हाइल नॉर्मेटिव इकोनॉमी इवेल्युएट वेदर सम थिंग्स आर गुड और बैड फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल। गुड और बैड की बात हो रही है, मतलब ओपिनियन की बात हो रही है, तो हमें नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स ओपिनियन देता ही है, और पॉजिटिव इकोनॉमिक्स हमेशा फैक्ट की बात करता है, तो बी हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। अब ए क्यों नहीं हुआ, ये इसलिए नहीं हुआ कि नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पे फोकस करता है क्या, नहीं करता। यहाँ पे रीजंस निकाला जा रहा है, मतलब ये सेकंड सेंटेंस भी जो है वो भी पॉजिटिव का ही पार्ट है, उन्होंने नॉर्मेटिव में बताया है, इसीलिए ए करेक्ट ऑप्शन नहीं रहेगा, बी रहेगा करेक्ट ऑप्शन। 19 नंबर का, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट विद इन द स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। ऐसा कौन सा है जो बिजनेस इकोनॉमिक्स के स्कोप के बाहर जाता है। अपन ने स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स में कैपिटल बजटिंग देखा था, रिस्क एनालिसिस देखा था, बिजनेस साइकिल्स भी देखा था, बट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अपन ने नहीं देखे थे, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स विल बी आउट ऑफ द स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, हेंस डी विल बी द करेक्ट आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, ये ध्यान रखना, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। बिजनेस इकोनॉमिक्स इज नॉर्मेटिव इन नेचर, करेक्ट है। बिजनेस इकोनॉमिक्स हैज क्लोज कनेक्शन विद स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स से क्लोज कनेक्शन है, ठीक है, कनेक्शन तो है, क्लोज है कि नहीं समझेंगे अपन। बिजनेस इकोनॉमिक्स नीड नॉट टू वरी अबाउट मैक्रो वेरिएबल्स, अरे ऐसे कैसे बात कर रहे हो, मैक्रो इकोनॉमिक्स की जरूरत तो पड़ती है ना बिजनेस इकोनॉमिक्स के लिए, तो ये भी इनकरेक्ट है, सॉरी हाँ ये इनकरेक्ट है। बिजनेस इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, ये चीज़ याद रखना कि बिजनेस इकोनॉमिक्स को मैनेजरियल इकोनॉमिक्स भी बोला जाता है, तो ये भी करेक्ट है,
ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। तो सी रह गया, बिजनेस इकोनॉमिक्स नीड नॉट टू वरी अबाउट मैक्रो वेरिएबल्स, ये इनकरेक्ट है। मैक्रो वेरिएबल्स की बात करते हैं अपन, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की बात करते हैं, बहुत बड़ा टॉपिक था जो अपन ने देखा था, तो सी हो जाएंगे इस केस में करेक्ट आंसर। 21th क्वेश्चन, इकोनॉमिक गुड्स आर कंसिडर्ड एज स्केर्स बिकॉज दे, कोई गुड्स स्केर्स है, कौन सा? इकोनॉमिक गुड्स। अब इकोनॉमिक गुड्स यानी ऐसे गुड्स जिसके लिए अपने को इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स करने पड़ते हैं, उसको इकोनॉमिक गुड्स बोला जाता है। इकोनॉमिक गुड्स स्केर्स होने का कारण क्या है? कैन नॉट बी इंक्रीज्ड इन क्वांटिटी, इकोनॉमिक गुड्स की क्वांटिटी बढ़ाई नहीं जा सकती, बिल्कुल बढ़ाई जा सकती है, प्रोडक्शन बढ़ाने से इकोनॉमिक गुड्स की क्वांटिटी बढ़ती है, तो ये इनकरेक्ट हो गया। डू नॉट एग्जिस्ट इन एडिक्वेट क्वांटिटी टू सेटिस्फाई रिक्वायरमेंट ऑफ अ सोसाइटी, हाँ एडिक्वेट क्वांटिटी में नहीं रहते, बराबर है कि जो भी इकोनॉमिक गुड्स रहते हैं हमारे पास, मान लो बॉटल है, तो बॉटल एक इकोनॉमिक गुड है क्योंकि वो खरीदने के लिए हमें ट्रांजेक्शन करना पड़ेगा, तो हमारे पास हमेशा ये एडिक्वेट क्वांटिटी में नहीं रहता सोसाइटी के लिए। आर प्राइमरी इंपॉर्टेंस इन सेटिस्फाइंग सोशल रिक्वायरमेंट्स, आर ऑफ प्राइमरी इंपॉर्टेंस, ठीक है, प्राइमरी इंपॉर्टेंस रहता है सोशल रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई करने के लिए, बट स्केर्स क्यों है ये पूछा है, ये इसका करेक्ट आंसर नहीं है। आर लिमिटेड ड्यू टू मैनमेड गुड, अब मैनमेड होने की वजह से लिमिटेड है ऐसा नहीं है, रिसोर्सेस कम होने की वजह से लिमिटेड है, तो ये भी हो जाएगा इनकरेक्ट, ये भी हो जाएगा इनकरेक्ट, ये हो जाएगा करेक्ट, तो बी नंबर का ऑप्शन है हमारा करेक्ट। इन फ्री मार्केट इकोनॉमी द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इज डिटरमाइंड बाय, फ्री मार्केट इकोनॉमी यूनिट नंबर 2 पे आ गए अपन, यूनिट नंबर 1 के शायद सारे क्वेश्चंस खत्म हो गए, तो यूनिट नंबर 2 फ्री मार्केट इकोनॉमी यानी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस कैसे किया जाता है? वोटिंग तो होती नहीं, कभी भी अपन ने देखा नहीं, तो ये नहीं है। सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी तो सोशलिज्म में होती है, तो ये भी नहीं है। कंज्यूमर प्रेफरेंस के हिसाब से, हाँ अपन ने देखा था व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस, ये सारी चीज़ कौन डिसाइड कर रहा है? कंज्यूमर कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिसाइड कर रहा है, इसीलिए सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। लेवल्स ऑफ प्रॉफिट ऑफ फर्म, ये तो हो ही नहीं सकता। 23rd नंबर का, अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी यूजेस एज अ प्रिंसिपल मीन्स ऑफ एलोकेटिंग रिसोर्सेज, किसके बेसिस पे रिसोर्स एलोकेशन होता है, मतलब कौन सी चीज़ बनेगी ये कौन तय करता है, ये कौन सा फैक्टर तय करता है? तो डिमांड तय कर सकता है, बराबर, सप्लाई कभी तय नहीं करता, इफिशियंसी भी कभी तय नहीं करता, प्राइजेस तय कर सकती है। अब ये दोनों में से एक आंसर है 100%, क्योंकि सप्लाई के बेसिस पे अपन डिसाइड थोड़ी करते कि कौन सी चीज़ें बनानी है, ना कि अपन इफिशियंसी के बेसिस पे डिसाइड करते हैं, तो डिमांड के बेसिस पे और प्राइजेस के बेसिस पर, बट प्राइमरीली हम प्राइजेस के बेसिस पे डिसाइड करते हैं, क्योंकि प्राइजेस के बेसिस पे ही अपना प्रॉफिट डिसाइड होता है, इसी वजह से कैपिटलिस्ट इकोनॉमी यूजेस प्राइजेस एज अ प्रिंसिपल मीन्स ऑफ एलोकेटिंग रिसोर्सेज, ठीक है। और ये जो प्राइजेस आती है वो भी कहाँ से आती है? डिमांड से आती है, तो बेसिकली सारी चीज़ें कहाँ पे आ रही है? प्राइजेस पे आ रही है, तो प्राइजेस होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज डिसएडवांटेज ऑफ एलोकेटिंग रिसोर्सेज यूजिंग मार्केट सिस्टम? डिसएडवांटेज पूछा है, पहले याद रखना, और मार्केट सिस्टम यानी कैपिटलिज्म की बात की है। इनकम विल टेंड टू बी अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, ये डिसएडवांटेज है कि इनकम इनइक्वालिटी कैपिटलिज्म में बहुत ज़्यादा होती है, तो ये करेक्ट तो है, बट बाकी के क्वेश्चन देख लेते हैं। पीपल डू नॉट गेट टू चूज देयर गुड्स, ये इनकरेक्ट है, कैपिटलिज्म में अपने को गुड्स चूज करने को मिलता है। मीन्स ऑफ इनिशिएटिव एंड एंटरप्राइज आर नॉट रिवॉर्डेड, सॉरी, मेन ऑफ इनिशिएटिव एंड एंटरप्राइज आर नॉट रिवॉर्डेड, अपन ने देखा था एंटरप्रेन्योर को ज़्यादा रिवॉर्ड मिलता है क्योंकि वो रिस्क लेते हैं, कि कहाँ पे रिवॉर्ड मिलता है? कैपिटलिज्म में, तो ये भी सेंटेंस गलत है। प्रॉफिट विल टेंड टू बी लो, प्रॉफिट सबसे ज़्यादा होते हैं यार कैपिटलिज्म में, तो ये भी सेंटेंस गलत है। एक ही सेंटेंस करेक्ट है इसमें, जो कि डिसएडवांटेज है मार्केट सिस्टम का, ए नंबर का, तो ये हो जाएगा अपना ऑप्शन 24 का। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट अप्लाई टू मार्केट इकोनॉमी? मार्केट इकोनॉमी यानी कैपिटलिज्म में एक कौन सा सेंटेंस अप्लाई नहीं होता? फर्म्स डिसाइड whom टू हायर एंड what टू प्रोड्यूस, फर्म सभी डिसाइड करता है कि क्या प्रोड्यूस करना है, किसको हायर करना है, पहली बात। फर्म्स एम एट मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट, इसको थोड़ा साइड में रखते हैं, ए को बी की बात करते हैं। फर्म्स एम एट मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट, ये करेक्ट लग रहा है, इसमें कोई भी डाउट नहीं लग रहा है। हाउस होल्ड डिसाइड विच फर्म टू वर्क फॉर एंड वॉट टू बाय इन देयर इनकम, हाउस होल्ड यानी बेसिकली इंडिविजुअल, तो इंडिविजुअल डिसाइड करते हैं कि कहाँ पे काम करना है और कितना कमाना है और कहाँ पे खर्च करना है, तो ये सारी चीज़ें इंडिविजुअल डिसाइड करता है, तो ये भी करेक्ट सेंटेंस है। गवर्नमेंट पॉलिसीज आर प्राइमरी फोर्सेज दैट गाइड द डिसीजन ऑफ फर्म्स एंड हाउस होल्ड, ये चीज़ क्या कही थी उन्होंने, कि गवर्नमेंट पॉलिसीज हमें बताता है कि कौन से डिसीजन फर्म को लेने चाहिए और कौन से डिसीजन हाउस होल्ड को लेने चाहिए। ये अपने को फ्री मार्केट इकोनॉमी में नहीं देखने को मिलता, क्योंकि फ्री मार्केट इकोनॉमी में गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं रहता।
तो कौन सी चीज़ जो फ्री मार्केट इकोनॉमी को अप्लाई नहीं होती, तो ये है डी नंबर की। अब ए नंबर की कैसे अप्लाई होती है, फर्म डिसाइड हुम टू हायर। फर्म का सोल डिसीजन रहता है कि किसको हायर करना है, इसके ऊपर किसी का कोई नियंत्रण है क्या, किसी का कंट्रोल है क्या, नहीं है। एंड व्हाट टू प्रोड्यूस भी कौन डिसाइड करता है, फर्म डिसाइड करता है। भले ही बताने वाला कंज्यूमर होता है, बट अल्टीमेट जो डिसीजन लेता है वो कौन लेता है, फर्म लेता है। तो डी हो जाएगा इस केस में 25 नंबर का करेक्ट है ऑप्शन। नेक्स्ट 26, इन अ मिक्स्ड इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी की बात की जा रही है। ऑल इकोनॉमिक डिसीजंस आर टेकन बाय सेंट्रल अथॉरिटी, ये तो सोशलिज्म में होता है, ये इनकरेक्ट है। ऑल इकोनॉमिक डिसीजंस आर टेकन बाय प्राइवेट एंटरप्रेन्योर, ये तो कैपिटलिज्म में होता है, ये भी इनकरेक्ट है। इकोनॉमिक डिसीजंस आर पार्टली टेकन बाय स्टेट, मतलब गवर्नमेंट, एंड पार्टली बाय प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स, मतलब दोनों सेक्टर, मतलब कौन सा, गवर्नमेंट सेक्टर भी प्लस प्राइवेट सेक्टर भी। तो सर ये होता है मिक्स्ड इकोनॉमी में, तो ये फिर करेक्ट हो गया। तो 26 का क्या हो जाएगा, सी नंबर का करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, सेंट्रल प्रॉब्लम इन इकोनॉमिक्स इज दैट, सेंट्रल प्रॉब्लम तो एक ही है भैया, रिसोर्सेस आर लिमिटेड एंड वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड। कंपेयरिंग द सक्सेस ऑफ कमांड वर्सेस मार्केट इकोनॉमी, सक्सेस की बात नहीं करते अपन, ये सेंट्रल प्रॉब्लम अपना नहीं है, ठीक है। सक्सेस की बात कही है कि वो बोलते हैं कि सोशलिज्म क्या कौन सक्सेसफुल है या कैपिटलिज्म सक्सेसफुल है, ये बताओ, तो ये तो प्रॉब्लम नहीं है अपना। गारंटिंग दैट प्रोडक्शन ऑकर्स इन मोस्ट इफिशिएंट मैनर, सभी प्रोडक्शन मोस्ट इफिशिएंटली हो जाए, ये हमारा सेंट्रल प्रॉब्लम है। तो इफिशियंसी की बात तो अपन ने की नहीं थी कि सेंट्रल प्रॉब्लम में। गारंटिंग द मिनिमम लेवल ऑफ इनकम टू एवरी सिटीजन, ये भी अपना सेंट्रल प्रॉब्लम नहीं है कि सबको कम से कम वेजेस मिलने चाहिए, ये भी अपन ने डिसाइड नहीं किया था। एलोकेटिंग स्केर्स रिसोर्सेज एंड in such a manner that society's unlimited needs or wants are satisfied in best possible manner, आ गया रिसोर्सेस और वांट्स आ गया, रिसोर्सेस और वांट आ गया, इसी वजह से 27 नंबर का हो जाएगा, 27 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, डी नंबर का, ठीक है। 28 नंबर का, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक विल गेट चूजन इन, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यानी क्या होता है, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यानी ऐसे टेक्निक जहाँ पे क्या ज़्यादा यूज़ होता है, मशीनरी ज़्यादा यूज़ होती है, और क्या कम यूज़ होता है, लेबर्स कम यूज़ होते हैं। तो देखते हैं ये टेक्निक कब यूज़ की जाती है, ये टेक्निक तब यूज़ की जाती है जब हमारे पास ज़्यादा क्या है, कैपिटल बहुत ज़्यादा है और हमारे पास एडवांस टेक्नोलॉजी है, ठीक है। तो देखते लेबर सरप्लस इकोनॉमी, लेबर सरप्लस इकोनॉमी यानी ऐसी इकोनॉमी जहाँ पे लेबर ज़्यादा होते हैं, और ऐसी इकोनॉमी जहाँ पे लेबर ज़्यादा होते हैं वहाँ पे तो हम लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज़ करते हैं, तो ये तो नहीं है। कैपिटल सरप्लस इकोनॉमी वेयर रिलेटिव प्राइस ऑफ कैपिटल इज लोअर, कैपिटल सरप्लस इकोनॉमी जहाँ पे कैपिटल बहुत ज़्यादा है वहाँ पे कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज़ होती है क्या, हाँ वहाँ पे कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज़ होती है। डेवलप कंट्री वेयर टेक्नोलॉजी इज बेटर, डेवलप कंट्री में ही कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज़ होंगी, ऐसा कुछ है क्या, नहीं है। इसी वजह से ये सेंटेंस, हाँ टेक्नोलॉजी बेटर होती है तो हम कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज़ करते हैं, बट सिर्फ डेवलप इकोनॉमी में यूज़ करते हैं क्या, ऐसा कुछ है क्या, कि ऐसा किसी ने बोला है क्या कि डेवलपिंग में कभी नहीं यूज़ करेंगे, ये रूल है, ऐसा कुछ रूल नहीं है, ठीक है। तो ये भी इनकरेक्ट हो गया। और डेवलपिंग इकोनॉमी इज टेक्नोलॉजी इज पुअर, तो पुअर टेक्नोलॉजी है तो यूज़ तो करेंगे ही नहीं भैया, ये भी इनकरेक्ट हो गया। तो बी हो गया इसका 28 का करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 29 नंबर का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द 4 सेंट्रल क्वेश्चंस दैट द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स इज सपोज टू आंसर, इसको कर लेना हाईलाइट, ये याद रखना है अपने को, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ऐसा कौन सा चीज़ है जो सेंट्रल प्रॉब्लम नहीं है इकोनॉमी का, व्हाट टू प्रोड्यूस, हु प्रोड्यूस व्हाट, कौन क्या प्रोड्यूस करेगा, बेसिकली व्हाट टू प्रोड्यूस पूछ रहे हो, तो ये तो है हमारा सेंट्रल प्रॉब्लम। नेक्स्ट, व्हेन आर गुड्स प्रोड्यूस्ड, ये अपन ने देखा था क्या, व्हेन आर गुड्स प्रोड्यूस्ड, अपन ने 4 इकोनॉमिक सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम देखे थे, व्हाट टू प्रोड्यूस, सेकंड हाउ टू प्रोड्यूस, थर्ड देखा था फॉर होम टू प्रोड्यूस, और फोर्थ देखा था प्रोविजंस टू बी मेड फॉर फ्यूचर। तो ये 4 सेंट्रल प्रॉब्लम्स अपन ने देखे थे। तो व्हेन की बात अपन ने नहीं की थी, ठीक है। हु कंज्यूम व्हाट, तो कंजम्पशन की बात नहीं की थी सर, तो ये भी तो हो सकता है, देखो कंजम्पशन की बात नहीं की थी, बट ये चीज़ याद रखना, हु कंज्यूम व्हाट के जो क्वेश्चन है वो कहीं ना कहीं व्हाट टू प्रोड्यूस से रिलेटेड है, क्योंकि जो भी कंजम्पशन किया जाएगा वही प्रोड्यूस किया जाएगा, तो ये व्हाट टू प्रोड्यूस का ही क्वेश्चन है, थोड़ा अलग तरीके से लिखा है। हाउ आर द गुड्स टू बी प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस तो डायरेक्टली लिखा था। तो व्हेन की बात हमने कभी नहीं की थी कि कौन सा गुड कहाँ पे तैयार होना चाहिए, तो व्हेन टू प्रोड्यूस हो जाएगा इस केस में, नॉट वन ऑफ द सेंट्रल क्वेश्चंस, ठीक है। हाँ आगे 30th नंबर का, लार्ज प्रोडक्शन ऑफ गुड्स विल लीड टू हायर प्रोडक्शन इन फ्यूचर। 2 तरीके के गुड्स अपन ने देखे थे, कंज्यूमर गुड्स यानी जिसको अपन कंज्यूम करते हैं, और कैपिटल गुड्स यानी ऐसे गुड्स जो कंज्यूमर गुड्स है वो बनाने में मदद करती है। इसका एग्जांपल अपन ने देखा था पापड़ मशीन,
और कंज्यूमर गुड्स का एग्जाम्पल हो गया पापड़। ठीक है, अब ऐसे कौन से गुड्स ज़्यादा बनाने से फ्यूचर प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगी? ऑफकोर्स मशीन अगर ज़्यादा बनाएंगे तो फ्यूचर में ज़्यादा पापड़ बना पाएंगे ना। तो इसी वजह से कैपिटल गुड्स का अगर प्रोडक्शन ज़्यादा करोगे तो तुम्हारा प्रोडक्शन कैपेसिटी जो है फ्यूचर की वो बढ़ जाएंगी। ठीक है, तो बी हो गया उसका करेक्ट आंसर। 31 नंबर का, इकोनॉमिक सिस्टम इन विच ऑल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड एंड कंट्रोल बाय प्राइवेट इंडिविजुअल फॉर अ प्रॉफिट इज अ कैपिटलिज्म। वेरी सिंपल क्वेश्चन, कैपिटलिज्म में प्राइवेट प्रॉपर्टी होता है भैया, तो वहीं पे हम यूज करेंगे कैपिटलिज्म। करेक्ट आंसर। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ स्कैरसिटी, ये तो माइक्रो में भी स्टडी करते हैं। नेशनल इकोनॉमी एंड ग्लोबल इकोनॉमी एज अ होल एंड एज एग्रीगेट की बात की तो ये बराबर है। बिग बिजनेसेस, क्यों स्मॉल की भी बात करेंगे। डिसीजंस ऑफ इंडिविजुअल बिजनेसेस एंड पीपल, इंडिविजुअल आ गया सर, इंडिविजुअल तो माइक्रो में आता है, तो ये भी करेक्ट नहीं है, ये भी करेक्ट नहीं है। ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ स्कैरसिटी भी करेक्ट नहीं है, तो मोस्ट करेक्ट क्या है? नेशनल इकोनॉमी एंड ग्लोबल इकोनॉमी एज अ होल। जब इकोनॉमी एज अ होल की बात, इकोनॉमी एज अ एग्रीगेट की बात की जाती है, तब काय की बात करें अपन? मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें, तो बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। 33 नंबर का, फ्रीडम ऑफ चॉइस इज एन एडवांटेज। कहाँ पे चॉइसेस ज़्यादा होती है? कहाँ पे होती है? कैपिटलिज्म में चॉइसेस ज़्यादा होती है सर, हम ही डिसाइड करते हैं ना क्या प्रोड्यूस करना है और हम ही डिसाइड करते हैं क्या कंज्यूम करना है, तो चॉइसेस अपने को कैपिटलिज्म में सबसे ज़्यादा मिलती है। 34 नंबर का, एक्सप्लॉयटेशन एंड इनइक्वालिटी आर मिनिमल। मिनिमल मतलब सबसे कम, सबसे कम कहाँ पे होती है? कैपिटलिज्म में सर सबसे ज़्यादा होती है, सोशलिज्म में सबसे कम होती है, तो सोशलिज्म इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। मिक्स्ड इकोनॉमी सर बीच में रहता है, इसका तो कुछ लेना देना ही नहीं है, तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। एडमिनिस्ट्रेड प्राइजेस रेफर टू, अपन ने देखा था सोशलिज्म में हमेशा एडमिनिस्ट्रेड प्राइजेस होती है। दो तरीके की प्राइजेस होती है, एक तो मार्केट प्राइजेस जो डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे होती है, और दूसरी होती है एडमिनिस्ट्रेड प्राइजेस जो सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी डिसाइड करता है। ठीक है, प्राइजेस डिटरमाइंड बाय फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, मार्केट प्राइजेस, तो ये नहीं होगा सर। प्राइजेस डिटरमाइंड बाय सेलर इन मार्केट, सेलर की तो बात नहीं, तो ये भी नहीं। प्राइजेस डिटरमाइंड बाय एक्सटर्नल अथॉरिटी विच इज यूजुअली गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ही सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी होता है, तो ये क्या हो जाएगा? सी उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 35 का। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेड प्राइजेस आर डिसाइडेड बेसिकली बाय गवर्नमेंट। 36th, इन इकोनॉमिक्स सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम मीन्स, इन इकोनॉमिक्स सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम, सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम अपना क्या है? स्कैरसिटी। ठीक है सर, ये बहुत बार आ रहा है बिल्कुल। आउटपुट इज रेस्ट्रिक्टेड टू द लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, हमारा आउटपुट इतना ही होता है जितना हमारे पास रिसोर्सेज होता है, एकदम करेक्ट। कंज्यूमर डू नॉट हैव एज मच एज मनी दे वुड विश, ये भी है, बट ये प्रॉब्लम है, बट सेंट्रल प्रॉब्लम नहीं है, ये चीज़ याद रखना, तो ये इनकरेक्ट है। देयर विल ऑलवेज बी सर्टन लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, हाँ ये भी करेक्ट है, बट ये सेंट्रल प्रॉब्लम नहीं है। रिसोर्सेज आर नॉट ऑलवेज एलोकेटेड इन ऑप्टिमम वे, रिसोर्सेज हमेशा एलोकेटेड नहीं होते ऑप्टिमम वे में, करेक्ट है, बट ये सेंट्रल प्रॉब्लम नहीं है अपना। सेंट्रल प्रॉब्लम तो वही है सर कि आउटपुट कम है क्योंकि रिसोर्सेज कैसे है? लिमिटेड। ये हो गया 36 का ए। 37 का, स्कैरसिटी डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स इज गिवन बाय, स्कैरसिटी डेफिनेशन। ठीक है, तो ये जो है आई थिंक ये अपने मॉड्यूल में नहीं दिया है, रॉबिन्सन ने स्कैरसिटी ओरिएंटेड डेफिनेशन दी थी, ये 11th बोर्ड में कहीं ना कहीं आता है। 11th बोर्ड के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, तो जो स्कैरसिटी ओरिएंटेड डेफिनेशन है वो रॉबिन्सन ने दी थी, एडम स्मिथ ने वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशन दी थी, अल्फ्रेड मार्शल ने वेलफेयर ओरिएंटेड डेफिनेशन दी थी, सैमुअलसन की डेफिनेशन को ऐसा कुछ सच नाम नहीं दिया जाता। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा रॉबिन्सन। नेक्स्ट डेफिनेशन, साइंस विच डील्स विद द वेल्थ ऑफ नेशन वाज गिवन बाय, वेल्थ ऑफ नेशन, वेल्थ ऑफ नेशन सर, वेल्थ ऑफ नेशन यानी एडम स्मिथ, एडम स्मिथ टिक कर देंगे, बाकी क्या आगे बढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द फीचर ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का सर ऐसा कौन सा फीचर नहीं है? प्राइवेट प्रॉपर्टी फीचर है भैया, फ्रीडम ऑफ चॉइस बाय कंज्यूमर फीचर है, नो प्रॉफिट नो लॉस, ये क्या बोल दिया सर? प्रॉफिट मोटिव के लिए काम करते हैं कैपिटलिज्म में, तो सी हो जाएगा, इज नॉट अ फीचर ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। कॉम्पिटिशन भी रहता ही है। देयर इज नीड ऑफ इकोनॉमिक स्टडी, इकोनॉमी की स्टडी क्यों करना है? रिसोर्सेज लिमिटेड है इसी वजह से करना है, बराबर। वांट्स अनलिमिटेड है इसी वजह से करना है, ये भी बराबर। रिसोर्सेज आर अनलिमिटेड, सर रिसोर्सेज थोड़ी अनलिमिटेड रहते हैं, ये इनकरेक्ट है, तो बोथ ए एंड बी इज करेक्ट, तो डी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट 41 नंबर का, बेनिफिट्स ऑफ इकोनॉमिक स्टडीज, इकोनॉमिक्स का क्या बेनिफिट होता है? इंश्योर्स ऑल द प्रॉब्लम्स विल अप्रोप्रिएटली टैकल, इंश्योर करता है कि सारे प्रॉब्लम टैकल हो जाएंगे,
ये श्योरिटी अपने को इकोनॉमिक्स देता है क्या? कभी नहीं देता। इकोनॉमिक्स अपने को बोलता है कि हम तुम्हें टूल्स प्रोवाइड करेंगे भैया, कि प्रॉब्लम तुम टैकल कर सको, इसलिए हम टूल्स बना के रखेंगे, वो तुम्हें प्रोवाइड करेंगे। बट ये टूल्स कोई गारंटी नहीं देते कि तुम्हारे हर एक प्रॉब्लम टैकल हो जाए। हो सकता है कि तुम्हारे मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम टैकल हो जाए, बट कौन से भी यहाँ पे तुम्हारे कभी भी सारे प्रॉब्लम्स टैकल नहीं कर पाएगा इकोनॉमिक्स। तो ये थोड़ा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। इट हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम्स, बाजू में रखते हैं। इट एनेबल द प्रॉब्लम इन द राइट पर्सपेक्टिव। इट गिव्स द एग्जैक्ट सॉल्यूशन ऑफ एवरी प्रॉब्लम। एग्जैक्ट सॉल्यूशन तो देता नहीं। इंश्योर दैट ऑल प्रॉब्लम्स विल बी अप्रोप्रिएटली टैकल, ये भी गलत है। इट हेल्प इन आइडेंटिफाइंग प्रॉब्लम्स। देखो प्रॉब्लम तो हमारे पास पहले से आइडेंटिफाइड है अपने पास, ठीक है, तो ये कुछ करने की जरूरत नहीं। इट एनेबल्स टू एग्जामिन अ प्रॉब्लम इन इट्स राइट पर्सपेक्टिव, ये हो जाएगा मोस्ट करेक्ट। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है अपने को तो पता है ना, इसके लिए थोड़ी सब्जेक्ट बनाया अपन। सब्जेक्ट इसके लिए बनाए कि उस प्रॉब्लम को टैकल कैसे कर सके राइट पर्सपेक्टिव से, ठीक है। तो ये हो गया सी उसका करेक्ट आंसर। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स मीन्स बिजनेस इकोनॉमिक्स, ठीक है। अब ये मैं बार बार क्यों लिख रहा हूँ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स इज इक्वल्स टू बिजनेस इकोनॉमिक्स, क्योंकि नोट्स में ये चीज़ मैंने कहीं ना कहीं साइडलाइन की थी, क्योंकि मुझे पता था कि ये एमसीक्यूज में आएगा, तब अपन इस पर ज़्यादा ध्यान देंगे। क्योंकि नोट्स में अगर मैं फैक्ट्स पे ज़्यादा ध्यान दे दूँ तो जो भी कंसेप्ट है उस पर कम ध्यान जाएगा और वो कंसेप्ट थोड़े वीक रह जाएंगे। इसलिए फैक्ट्स पे जो ध्यान है वो हम एमसीक्यू सॉल्विंग के वक्त देंगे। तो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स यानी बिजनेस इकोनॉमिक्स इज अ अप्लाइड इकोनॉमिक्स, बिल्कुल अप्लाइड यानी जो रियल लाइफ में अप्लाई किया जाता है। दैट फिल्स द गैप बिटवीन इकोनॉमिक थ्योरी एंड बिजनेस प्रॉब्लम्स। सर एब्सोल्युटली करेक्ट। जो थ्योरी है जो माइक्रो और मैक्रो से मिलती है, जो रियल लाइफ प्रॉब्लम है उसमें सर गैप होता है। गैप काय का होता है? एजम्पशन का गैप होता है सर। ये एजम्पशन का गैप कौन मिटाता है? ये एजम्पशन का गैप बिजनेस इकोनॉमिक्स यानी मैनेजरियल इकोनॉमिक्स मिटाता है। तो ये करेक्ट हो गया। इट इज़ जस्ट अ थ्योरी कंसेप्ट, क्या बात कर रहा है ये? थ्योरी कंसेप्ट थोड़ी होता है, प्रैक्टिकल कंसेप्ट है सर बिजनेस इकोनॉमिक्स। ट्रेन्स मैनेजर हाउ टू बिहेव इन रिसेशन, मैनेजर को ट्रेनिंग देता है कि रिसेशन में कैसे काम करना है। क्यों? रिसेशन यानी क्या होता है? रिसेशन यानी बिजनेस इकोनॉमी का एक फेज होता है जिसको हम रिसेशन बोलते हैं। बिजनेस साइकिल जब चैप्टर आएंगे तब देखेंगे। तो सिर्फ एक फेज की बात थोड़ी करता है बिजनेस इकोनॉमिक्स। बिजनेस इकोनॉमिक्स तो अपने को कंटिन्यूअसली गाइडेंस देता है, हर फेज में गाइडेंस देता है। तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। प्रोवाइड्स ए टूल विच एक्सप्लेन वेरियस कंसेप्ट, सिर्फ एक्सप्लेन करता है क्या? ये एक्सप्लेन करने की बात नहीं करता, ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने की बात करता है। तो ये भी हो जाएगा इनकरेक्ट। तो फर्स्ट हो जाएगा सबसे करेक्ट 42 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? करेक्ट पूछा है, करेक्ट कौन सा है? माइक्रो इकोनॉमिक्स इज इम्पॉर्टेंट फॉर स्टडी ऑफ पर्टिकुलर हाउस होल्ड एंड अ पर्टिकुलर फर्म। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हाउस होल्ड और फर्म की बात करते हैं, ये तो करेक्ट है। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज इम्पॉर्टेंट फॉर स्टडी ऑफ इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ अ कंट्री। कंट्री की बात कर रहा है, मतलब ओवरऑल लेवल की बात कर रहा है। और ओवरऑल यानी एग्रीगेट, और एग्रीगेट जो चीज़ है वो मैक्रो में तो पड़ती है। तो दोनों करेक्ट है, नन ऑफ द अबव तो हो नहीं सकता। ए एंड बी उसका हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो 43 क्वेश्चंस हो गए अपने, 44 चालू करते। मिस्टर सतीश हायर्ड अ बिजनेस कंसल्टेंट टू गाइड हिम फॉर द ग्रोथ इन हिज बिजनेस। द कंसल्टेंट विजिटेड फैक्ट्री एंड सजेस्टेड सम चेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू स्टाफ अपॉइंटमेंट, लोन अवेबिलिटी एंड सो ऑन। विच अप्रोच द कंसल्टेंट यूजिंग? माइक्रो अप्रोच यूज़ कर रहा है, मैक्रो यूज़ कर रहा है, नन ऑफ द अबव, ए एंड बी यूज़ कर रहा है। देखो अगर हम रियली देखें तो ये बिजनेस इकोनॉमिक्स का अप्रोच यूज़ कर रहा है, बट इन्होंने जानबूझ के यहाँ पे कुछ चीज़ें डाली है जिसकी वजह से इसका आंसर थोड़ा अलग आ जाएगा। वो बोल रहा है स्टाफ अपॉइंटमेंट की बात। स्टाफ अपॉइंटमेंट का जो इशू है वो इंटरनल रहता है या एक्सटर्नल रहता है? सर स्टाफ अपॉइंटमेंट का इशू इंटरनल रहता है, तो ये तो माइक्रो का पार्ट हो जाएगा। इंटरनल इश्यूज माइक्रो के पार्ट में आते हैं। लोन अवेबिलिटी, सर हमें लोन चाहिए, ये भी इंटरनल इशू है, ये भी माइक्रो में आ जाएगा। तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। प्रॉफिट मोटिव इज मेरिट ऑफ कैपिटलिज्म, कुछ बात करने की जरूरत ही नहीं। प्रॉफिट मोटिव यानी कैपिटलिज्म। इज ऑल्सो कॉल्ड एज कमांड इकोनॉमी। सोशलिस्ट इकोनॉमी इज ऑल्सो कॉल्ड एज कमांड इकोनॉमी। जब हेडिंग लिखा था तभी लिखा था कि सोशल इकोनॉमी इज कॉल्ड एज सोशलिज्म, इज ऑल्सो कॉल्ड एज कमांड इकोनॉमी, इज ऑल्सो कॉल्ड एज सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, ठीक है। 47 नंबर का, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग टू बिजनेस इकोनॉमिक्स? ऐसे कौन से स्टेटमेंट है जो बिजनेस इकोनॉमिक्स के रिगार्डिंग करेक्ट है? बिजनेस इकोनॉमिक्स अटेम्प्ट टू इंडिकेट हाउ बिजनेस पॉलिसीज आर फर्मली रूटेड इन इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स। बिजनेस पॉलिसीज कैसे इकोनॉमिक प्रिंसिपल में आती है वो बताया है, ठीक है। साइड में रखते हैं, क्लैरिटी नहीं है अपने पास। बिजनेस इकोनॉमिक्स यूजेस माइक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस ऑफ द बिजनेस यूनिट एंड मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, करेक्ट है, ठीक है।
बिजनेस इकोनॉमिक्स टेक्स द pragmatic approach यानी प्रैक्टिकल अप्रोच टूवर्ड्स फैसिलिटेटिंग एंड इंटीग्रेशन बिटवीन इकोनॉमिक थ्योरी एंड बिजनेस प्रैक्टिसेस। हाँ, गैप मिटाने की कोशिश करता है सर, तो दोनों करेक्ट है, मतलब पहला भी जाहिर सी बात है करेक्ट है। ठीक है, तो बिजनेस पॉलिसीज और बिजनेस प्रिंसिपल्स को एक जगह पे अटैच करने का काम करता है। अब यहाँ पे समझना, पहले सेंटेंस के बारे में मुझे क्लैरिटी नहीं थी, एक्चुअली मुझे थी क्लैरिटी की बिजनेस इकोनॉमिक्स की, बिजनेस पॉलिसीज़ की बात करता, मैंने गाय का एग्जांपल दिया था, तुम्हें याद होगा, तो क्लैरिटी नहीं थी, फिर भी मैं क्वेश्चन सॉल्व कर पाया। क्यों? क्योंकि मैं इसके बारे में सोचते नहीं बैठा। मैंने क्या किया, बिजनेस पॉलिसीज़ और बिजनेस प्रिंसिपल की बात की, साइड लाइन करते, थोड़ा दूसरा देख लेते। तो जब मैंने दूसरा देखा तब मुझे पता चल गया कि दोनों तो करेक्ट ही है, 100% करेक्ट है, तो ये ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर है, मतलब पहला भी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो तुम्हारे पास एब्सोल्यूट 100% नॉलेज ना भी हो तो भी तुम एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हो, वो अप्रोच तुम्हारा करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, तो डी हो जाएंगे इसका करेक्ट आंसर। हाँ, जिनको अब बिजनेस पॉलिसीज़ की याद नहीं आ रही वो लेक्चर वापस से जाके देखेंगे, वहाँ पे गाय का एग्जांपल दिया था, बिजनेस पॉलिसीज़ बनाने के लिए अपन बिजनेस इकोनॉमिक्स का यूज़ करते, उसकी बात हुई थी वहाँ पे, वो देख लेना। 48 नंबर का, अनलिमिटेड एंड्स एंड लिमिटेड मीन्स टुगेदर प्रेजेंट द प्रॉब्लम ऑफ स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज 101%। सर स्कैरसिटी में दो प्रॉब्लम्स हमेशा आती हैं, अनलिमिटेड वांट्स एंड लिमिटेड रिसोर्सेज। एंड्स यानी वांट्स, ये चीज़ याद रखना, और मीन्स यानी रिसोर्सेज। इस सेंटेंस में मीन्स यानी क्या हो जाएंगे, रिसोर्सेज, और एंड्स यानी वांट। तो मीन्स और एंड्स इकोनॉमिक्स में जब भी आएगा तो मीन्स यानी ऐसी जिस हिसाब से हम हमारी वांट को सेटिस्फाई करते, और एंड्स यानी जो हमारा एंड गोल है, हमारा एंड गोल क्या है, वांट हमारा एंड गोल है, तो वांट और मीन्स हो गए रिसोर्सेज। ठीक है, तो ये सारे जो क्वेश्चन थे, ये सारे क्वेश्चन थे हमारे मॉड्यूल के क्वेश्चन। हम अब थोड़ा आगे बढ़ेंगे। आईसीआई कंटेंट लिखा है दूसरे सेक्शन में, आईसीआई कंटेंट लिखा है मतलब पास्ट में कहीं ना कहीं आईसीआई की वेबसाइट पे ये क्वेश्चन आए होंगे, बेसिकली एमटीपी में आए होंगे, इसीलिए ये क्वेश्चन यहाँ पे ऐड किए हैं। ठीक है, तो अपन सॉल्व करते हैं। 49 नंबर का क्वेश्चन चालू करते हैं। स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज एग्जिस्ट एट, सर स्कैरसिटी एग्जिस्ट करती है माइक्रो लेवल पे, मैक्रो लेवल पे, दोनों लेवल पे, और कहीं पे भी नहीं, कहीं पे भी नहीं तो हो नहीं सकता, माइक्रो और मैक्रो। इंडिविजुअल लेवल पे भी स्कैरसिटी है और कंट्री लेवल पे भी स्कैरसिटी है, इसी वजह से आंसर हो जाएगा सी, माइक्रो एज वेल एज मैक्रो। refers to the process of selecting an appropriate alternative that will provide the most efficient means of attaining desired end for two or more alternative uses। क्या बोल रहा है, refers to, किसी को स्ट्रेटेजी में कुछ बात होती है क्या, नहीं, स्ट्रेटेजी की बात नहीं सर, स्ट्रेटेजी की जरूरत नहीं, प्रॉब्लम सॉल्विंग की भी बात नहीं, इफेक्टिवनेस की भी बात नहीं, डिसीजन मेकिंग। सर क्यों डिसीजन मेकिंग आया, उन्होंने क्या बोला है कि अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, हमारे पास अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन है, हमारे पास ऑप्शन है, हमारे पास ऑप्शन 1 है, हमारे पास ऑप्शन 2 है, हमारे पास ऑप्शन 3 है, उसमें से अपने को मोस्ट इफिशिएंट मोस्ट यूजफुल ऑप्शन सिलेक्ट करना है। तो सिलेक्ट करना है यानी चॉइसेस में से एक चॉइस को सिलेक्ट करना, इसी को क्या बोला जाता है, इसी को बोला जाता है डिसीजन मेकिंग। तो 50 का ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है जो करेक्ट नहीं है। अनलाइक नॉर्मेटिव इकोनॉमिक, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स इज बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव एनालिसिस ऑफ इकोनॉमिक इश्यूज। पॉजिटिव एनालिसिस, ऑब्जेक्टिव एनालिसिस करता है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। ठीक है, सही है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ गुड्स इज द क्वांटिटी ऑफ द गुड्स सेक्रीफाइस टू गेट अनदर यूनिट ऑफ दैट गुड्स। कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है ये देखना है। तो पहला तो सही है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव एनालिसिस यानी फैक्चुअल बात करता है कि दो चीज़ें रहती है, एक तो चीज़ रहती सब्जेक्टिव यानी पर्सन के हिसाब से, और ऑब्जेक्टिव यानी फैक्ट्स के हिसाब से। जो पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होता उसको ऑब्जेक्टिव बोला जाता है, और जो पर्सन टू पर्सन चेंज होता है उसको सब्जेक्टिव बोला जाता है। तो जाहिर सी बात है सब्जेक्टिव तो नहीं रहता, फैक्ट्स की बात करता है, तो फैक्ट्स हमेशा ऑब्जेक्टिव रहते हैं, तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स ऑब्जेक्टिव रहेगा, पहला तो करेक्ट है। सेकंड, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है, देखो अब क्या हो गया कि मान लो मैं यहाँ पे तुम्हारे लेक्चर्स ले रहा हूँ, तो लेक्चर्स ले रहा हूँ, थोड़ी सी अर्निंग हो रही है। अब ये अगर लेक्चर नहीं लेता तो मैं क्या करता था, मैं जॉब कर रहा था। तो अगर मैं जॉब करता था तो कितना कमाता था, मान लो मैं जॉब करता था तो 5,000 कमा रहा था। अब 5,000 मैंने सेक्रीफाइस किए हैं इस ऑप्शन को चूज़ करके, किसी एक चीज़ को चूज़ किया दूसरी चीज़ को छोड़ के,
तो वो जो छोड़ी हुई चीज़ का जो मेरे को नुकसान हुआ उसी को बोला जाता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मैंने क्या छोड़ा था, मैंने जॉब छोड़ा था, तो जॉब का जो इनकम है, मेरा सैलरी का जो इनकम है जो मैंने सेक्रीफाइस कर दिया, उसी को क्या बोला जाएगा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ द गुड्स इज अ क्वांटिटी ऑफ एनी अदर गुड्स सेक्रीफाइस किया टू गेट अनदर यूनिट ऑफ दैट गुड। मतलब एक स्पेसिफिक गुड बनाने के लिए दूसरे गुड्स का बनाना तुमने अगर सेक्रीफाइस किया, मतलब राइस उगाने के लिए अगर व्हीट का उगाना तुमने सेक्रीफाइस किया, तो उसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोला जाता है। क्या? बिल्कुल बोला जाता है, वही हो जाएगा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो ये सेंटेंस भी करेक्ट है। माइक्रो इकोनॉमिक्स एम्फोसिस इंटरेक्शन इन द इकोनॉमी एज अ होल, मतलब मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात हो रही है और यहाँ पे माइक्रो लिखा है, तो ये सेंटेंस इनकरेक्ट है, मतलब सी हो जाएगा अपना ऑप्शन। ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी? प्लान्ड इकोनॉमी तो सर सोशलिज्म में रहता है, तो ये तो नहीं होगा। डुअल सिस्टम ऑफ प्राइसिंग एग्जिस्ट, दो तरीके के प्राइसिंग, प्राइवेट सेक्टर में प्राइसिंग अलग होती है, मार्केट के हिसाब से होती है, और पब्लिक सेक्टर में एडमिनिस्ट्रेटेड प्राइजेस होती है। तो डुअल सिस्टम एग्जिस्ट करता है सर मिक्स्ड इकोनॉमी में। बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट की कई बात नहीं की जाती है, ठीक है, और ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर शायद रहेगा बी, डुअल सिस्टम, क्योंकि बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट की बात अपन जो है मिक्स्ड इकोनॉमी में नहीं करते, और प्लान्ड इकोनॉमी भी पूरी नहीं रहती, टोटली प्लान्ड इकोनॉमी नहीं रहती। ठीक है, तो बी हो जाएगा उसका करेक्ट आंसर। मोस्ट ऑफ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आर ऑफ नेचर, आर अफेक्टेड बाय नेचर एंड आर, ठीक है, थोड़ा सा सेंटेंस में गलत हुआ है यहाँ पे लिखने को। तो उनका बोलना है कि जो प्रॉब्लम्स होते हैं इकोनॉमी के, वो कैसे होते हैं, सिंपल होते हैं कि कॉम्प्लेक्स होते हैं? ऑब्वियस सी बात है कॉम्प्लेक्स होते हैं, तो ये दो ऑप्शंस तो हट गए। सेवरल फोर्सेस उस पर अफेक्ट करते हैं या सिंगल फैक्टर अफेक्ट करता है? तो कोई सा भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम जब होता है ना, तो उसमें कई सारे फैक्टर्स मिक्स होते हैं, और वो फैक्टर्स मिक्स करके आउटपुट प्रॉब्लम देते हैं अपने को। तो बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, इसीलिए सेवरल फोर्सेस एंड कॉम्प्लेक्स इन नेचर। तो ए हो जाएगा अपना करेक्ट आंसर। विच वन ऑफ द कंट्रीज इज प्योरली सोशलिस्ट इकोनॉमी? नन ऑफ दिस, डायरेक्ट बोलूँगा नन ऑफ दिस, क्योंकि बुक में करेक्टली अपने को डायरेक्टली लिखा है कि नो इकोनॉमी इज प्योरली कैपिटलिस्ट, और एक जगह पे दिया है नो इकोनॉमी इज प्योरली सोशलिस्ट। तो कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, ये चीज़ याद रखना, नन ऑफ दिस उसका आंसर है, तो डी आंसर है उसका। नेक्स्ट, फ्रीडम ऑफ चॉइस इज एडवांटेज ऑफ कैपिटलिज्म? बहुत ईजी। इन द बिगिनिंग द नेम ऑफ इकोनॉमिक वॉज पॉलिटिकल इकोनॉमी। फैक्चुअल क्वेश्चन है, ये चीज़ याद रखना कि सबसे पहले इकोनॉमिक का नाम क्या था, पॉलिटिकल इकोनॉमी। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर नॉट फॉलो कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम? कौन सी कंट्री जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम फॉलो नहीं करती? वो है इंडिया। इंडिया कौन सी फॉलो करती है? इंडिया सर मिक्स्ड फॉलो करती है। ठीक है। लॉ ऑफ स्केर्सिटी डज नॉट अप्लाई टू रिच डेवलप कंट्रीज? सभी जगह अप्लाई होता है, ऐसा थोड़ी है कि रिच लोगों को अप्लाई नहीं होगा। अप्लाइज ओनली टू लेस डेवलप कंट्रीज? सभी को अप्लाई होता है। इम्प्लाइज दैट कंज्यूमर वांट्स विल बी सेटिस्फाइड इन सोशलिस्टिक सिस्टम? क्यों, कैपिटलिज्म में वांट सेटिस्फाई नहीं होंगे क्या? ये इनकरेक्ट है। इम्प्लाइज दैट कंज्यूमर वांट्स विल नेवर बी कम्प्लीटली सेटिस्फाइड? हाँ सर, कंज्यूमर की वांट्स कभी भी कम्प्लीटली सेटिस्फाई नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि वांट सर अनलिमिटेड है और रिसोर्सेज लिमिटेड है। ठीक है। नेक्स्ट, 59 नंबर का क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फोकस्ड ऑन द प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इकोनॉमिक्स इज अ ब्रांच ऑफ नेचुरल साइंस। नेचुरल साइंस मतलब जो नेचर के लॉज है उसकी बात करता है, मतलब फिजिक्स की बात करेगा, ठीक है, केमिस्ट्री की बात करेगा, तो ये तो नहीं हो सकता, नेचुरल साइंस तो नहीं है। फिजिकल साइंस, वही फिजिक्स केमिस्ट्री की बात कर रहा है, बायोलॉजी की बात करेगा। सोशल साइंस जो बिहेवियर की बात करता है, ह्यूमन बिहेवियर की बात करता है, उसको बोला जाता है सोशल साइंस। और इकोनॉमिक्स में याद रखना, हम ह्यूमन बिहेवियर को ही पढ़ते हैं, हम हमारे प्रोडक्शन, कंजम्पशन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज डिसीजन को पढ़ रहे हैं, मतलब ह्यूमन बिहेवियर को पढ़ रहे हैं, इसीलिए इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस। सी इज अ करेक्ट। सर्वाइवल एंड सक्सेस बिजनेस डिपेंड्स ऑन माइंड, एनवायरमेंट, डिसीजन, नन ऑफ दिस। तो डिसीजन पे डिपेंड करता है। अगर हम करेक्ट इकोनॉमिक डिसीजन लेंगे तो हमें सक्सेस मिलेगा। कुछ भी एनवायरमेंट हो जाए, माइंड लगाने की ज़रूरत नहीं रहती है,
और नन ऑफ दिस तो हो नहीं सकता, तो सी उसका करेक्ट आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉज ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम? इकोनॉमिक प्रॉब्लम का कॉज क्या है? रिसोर्सेज लिमिटेड है, वांट्स अनलिमिटेड है, अल्टरनेटिव यूजेस है, इसी वजह से डिसीजन लेने पड़ते हैं और यही इकोनॉमिक हमारा प्रॉब्लम है, तो ऑल ऑफ दिस उसका आंसर है। ठीक है, इकोनॉमिक एनालिसिस एक्सपेक्ट द कंज्यूमर टू बिहेव अ मैनर विच इज रैशनल। ये मैंने पहले बोला था कि एक अजम्पशन हम इकोनॉमिक्स में लेके चलते कि जो ह्यूमन है, जो इकोनॉमी की जिसकी बात हम करते हैं, वो हमेशा रैशनल डिसीजन देता है। रैशनल डिसीजन यानी लॉजिकल डिसीजन बेस्ड ऑन सराउंडिंग एनवायरनमेंट, without being influenced by emotions। ऐसे डिसीजन जो लॉजिक के हिसाब से लिए जाते हैं, सराउंडिंग को याद रख के लिए जाते हैं, सराउंडिंग एनवायरनमेंट को देख के लिए जाते हैं और जिसमें इमोशंस इन्वॉल्व नहीं होती, उनको बोला जाता है रैशनल डिसीजन। ठीक है, तो ये हो गया 62 नंबर का। 63 नंबर का, पॉजिटिव इकोनॉमिक मीन्स डज नॉट डिपेंड ऑन मार्केट इंटरेक्शन, ओनली लुक्स एट द बेस्ट पार्ट ऑफ द इकोनॉमिक्स। क्यों? वर्स्ट पार्ट को नहीं देखता क्या? एग्जामाइंस हाउ इकोनॉमी वर्क्स एज अपोज टू हाउ इट शुड वर्क। हाउ वर्क व्हाट इज, मतलब हाउ वर्क्स मतलब कॉज एंड इफेक्ट की बात कर रहा है। ठीक है, और हाउ इट एज अपोज टू हाउ इट शुड वर्क मतलब शुड की बात नहीं कर रहा, तो ये हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, सब्जेक्टिव तो नहीं होता, अपन ने अभी देखा था। फैक्ट जो होते हैं हमेशा कैसे होते हैं? ऑब्जेक्टिव नेचर के होते हैं। ठीक है, तो सी हो जाएगा उसका करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है जो सही है? द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक इंश्योर दैट ऑल द प्रॉब्लम अप्रोप्रिएटली टैकल्ड। ऑल द प्रॉब्लम्स, ऑल प्रॉब्लम तो टैकल नहीं हो सकते। स्टडी ऑफ इकोनॉमिक कैन नॉट इंश्योर दैट ऑल द प्रॉब्लम्स विल प्रॉपरली टैकल। हाँ, ये बराबर है। स्टडी ऑफ इकोनॉमिक डज नॉट enable स्टूडेंट टू एग्जामिन द प्रॉब्लम इन इट्स राइट पर्सपेक्टिव। ये तो गलत है सर, राइट पर्सपेक्टिव के लिए तो अपन इकोनॉमिक्स होता है, तो ये तो करेक्ट आंसर है। सॉरी, ये तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया, ये भी इनकरेक्ट हो गया। नन ऑफ दिस नहीं हो सकता, तो क्या हो गया? बी। नन ऑफ दिस क्यों नहीं हो सकता? तो एक क्लियरली बोला है कि इट डज नॉट इंश्योर दैट ऑल द प्रॉब्लम्स विल टैकल। हाँ, इंश्योर नहीं करता, टैकल करने के टूल्स देता है, बट ये तुम्हें गारंटी नहीं देता कि तुम क्या होंगे, तुम्हें तुम वो प्रॉब्लम्स, हर प्रॉब्लम टैकल कर पाओगे, उसकी गारंटी नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते। 65 नंबर का, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी? स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज। बहुत बार आ रहा है स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, इकोनॉमिक इज क्लासिफाइड इनटू नॉर्मेटिव एंड पॉजिटिव, माइक्रो मैक्रो, इंटरनल एक्सटर्नल। इंटरनल एक्सटर्नल का कुछ देखा नहीं था अपन ने। माइक्रो और मैक्रो, दीज आर ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, क्लासिफिकेशन यानी टाइप्स होता है, तो टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स नॉर्मेटिव एंड पॉजिटिव, ये हो जाएगा करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सब्जेक्ट मैटर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स? कौन सा माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट नहीं रहता? प्राइस ऑफ मैंगोज, ये हो गया था अपना शायद, तो ये भी माइक्रो का पार्ट है। नेशनल इकोनॉमीज एनुअल ग्रोथ रेट, ये मैक्रो का पार्ट है, तो डी हो जाएगा उसका करेक्ट आंसर। 68 नंबर का, मैक्रो इकोनॉमिक्स डजंट इंक्लूड वन एग्जाम्पल ऑफ द फॉलोइंग। मैक्रो इकोनॉमिक्स में एक चीज़ नहीं आती, नेशनल इनकम आता है। ठीक है, पूरे नेशन की बात हो रही है, ओवरऑल लेवल की बात हो रही है, तो आएगा। स्टडी ऑफ फर्म्स, फर्म्स नहीं आता, फर्म्स माइक्रो का पार्ट रहता है। ठीक है, ये मैंने करेक्ट कर दिया गलती से, फर्म्स माइक्रो का पार्ट रहता, तो डज नॉट इंक्लूड इन मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो ये हो जाएगा बी उसका करेक्ट आंसर। 69 नंबर का क्वेश्चन, माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी स्टडीज हाउ फ्री एंटरप्राइज इकोनॉमी डिटरमाइंस। माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी में अपन क्या देखते हैं कि फ्री इकोनॉमिक एंटरप्राइज डिसाइड प्राइजेस ऑफ गुड्स, प्राइजेस ऑफ सर्विस, प्राइजेस ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज, ऑल ऑफ द अबव। ये अपन देखते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स सभी चीज़ें डिसाइड करता है कि गुड्स की प्राइजेस क्या रहेंगी, सर्विसेज की क्या रहेंगी, रिसोर्सेज की क्या रहेंगी, तो डी उसका करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट स्टडीड इन माइक्रो इकोनॉमिक्स? कौन सी चीज़ें माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी नहीं की जाती? फैक्टर प्राइसिंग माइक्रो में स्टडी की जाती है, आगे अपन देखेंगे। ये जो सेंटेंस है ना, ये बहुत इजी क्वेश्चन है ये, बट हमारे बाकी के चैप्टर्स नहीं हुए ना, इसीलिए पता नहीं। लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री माइक्रो में, कंज्यूमर बिहेवियर माइक्रो में, एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ करेंसी मैक्रो में। ठीक है, तो ये मैक्रो में होता है। जो तुम्हारा एक्सचेंज रेट रहता है ना, एक्सचेंज रेट मतलब $1 इज इक्वल्स टू 80 रुपीज़ चल रहा है सर इस समय पे, तो ये जो एक्सचेंज रेट है ये मैक्रो का पार्ट रहता है, क्योंकि ओवरऑल लेवल की बात करता है, इसलिए डी उसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है,
इज कंसर्न विथ वेलफेयर प्रपोजिशन। वेलफेयर की बात कौन कर रहा है? वेलफेयर की बहुत पॉजिटिव तो नहीं करता सर, पॉजिटिव को कुछ नहीं समझता, पॉजिटिव को बस फैक्ट समझते हैं और पॉजिटिव्स को कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप समझती है। तो नॉर्मेटिव वेलफेयर की बात करता है, क्योंकि नॉर्मेटिव बताता है कि क्या होना चाहिए, व्हाट शुड बी, ठीक है। तो ए उसका करेक्ट आंसर। रैशनल रिक्वायर द डिसीजन मेकिंग, रैशनल डिसीजन मेकिंग रिक्वायर, यहाँ पे थोड़ा सेंटेंस का जो सीक्वेंस है वो गलत हो गया। वंस चॉइस अराइव लॉजिकली विदाउट एरर, वंस चॉइस भी कंसिस्टेंट विथ वंस गोल, वंस चॉइस नेवर वेरा, कंज्यूमर प्लान टू अटेंड हाईएस्ट पॉसिबल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। समझते थोड़ा, मैंने बोला था रैशनल डिसीजन यानी ऐसे डिसीजंस जो लॉजिकली लिए जाते हैं और जहाँ पे इमोशंस इन्वॉल्व नहीं रहते। बट ये चीज़ समझ है ना, रैशनल डिसीजंस हमेशा करेक्ट होंगे, उसकी कोई भी गारंटी नहीं है। मैंने रैशनली डिसीजन लिया, मैंने मेरे कंडीशन को देख के मैंने चूज़ किया कि मुझे कॉमर्स लेना है, ठीक है, तो ये मेरा रैशनल डिसीजन होगा क्योंकि मैंने लॉजिकली सोचा, मैंने इमोशंस को बीच में नहीं आने दिया। बट हो सकता है कि कॉमर्स चूज़ करना आगे मेरे लिए गलत चीज़ साबित हो, तो मेरे रैशनल डिसीजंस इनकरेक्ट भी हो सकते हैं, मतलब मेरे रैशनल डिसीजंस में कभी कभी एरर आ सकता है। तो वंस चॉइस अराइव्ड लॉजिकली ये तो करेक्ट है, विदाउट एरर सर एरर हो सकता है, गलती हो सकती है, रैशनल डिसीजन लेने के बावजूद भी गलतियाँ हो सकती है, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। वन चॉइस कंसिस्टेंट विथ वन गोल्स। अब इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव में क्या बोला जाता है कि जो हम चॉइस ले रहे हैं वो हमारे गोल को याद रख के हमेशा चॉइस लेनी है, और गोल क्या है हमारा? मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन ऑफ वांट्स, ठीक है, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन ऑफ वांट्स अपना गोल है, तो ये हो जाएगा करेक्ट। हमारी चॉइसेस कभी भी गलत नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं? रैशनल डिसीजन क्या बोलता है? रैशनल डिसीजन बोलता है कि अगर बाहर की एनवायरनमेंट चेंज हो गई तो तुम्हारे डिसीजन भी उसके अकॉर्डिंग चेंज होने चाहिए। कंडीशन जब चेंज होती है तो तुम्हारे डिसीजन तुम्हें चेंज करने पड़ते हैं, तो डिसीजन तो वेराय होंगे ही ना, तो ये इनकरेक्ट है। कंज्यूमर प्लान टू अटेंड हाईएस्ट पॉसिबल सेटिस्फैक्शन, हाईएस्ट पॉसिबल सेटिस्फैक्शन की बात करते हैं कंज्यूमर प्लान, पर ये बहुत लिमिटेड हो जाएगा। प्रोड्यूसर प्लान की क्या बात नहीं की तुमने, तो प्रोड्यूसर प्लान में क्या कभी रैशनल डिसीजन नहीं आते क्या? तो ये लिमिटेड है, करेक्ट होने के बावजूद ये बहुत लिमिटेड और हाफ करेक्ट सेंटेंस बोलूँगा मैं इसे, इसीलिए बी हो जाएगा उसका करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, इफ अमेरिकन्स टुडे फॉर एग्जाम्पल वेयर टू कंटेंट टू लिव एट द लेवल ऑफ इंडियन मिडल क्लास पीपल, ऑल देयर वॉन्ट्स विल बी फुल्ली सेटिस्फाइड with their available resources and capacity to produce. On the basis of above statement, which of the following conclusions can be made? उनका कहना है कि अमेरिकन्स अगर इंडिया के लेवल पे आके रहने लगे तो उनकी पूरी वांट सेटिस्फाई हो जाएंगी। पोजेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय यूएसए हैज इनॉर्मसली इंक्रीज टू एक्सीड देयर वांट्स। वो क्या बोल रहे हैं? पोजेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय यूएस हैज इनॉर्मसली इंक्रीज टू एक्सीड देयर वांट। सेकंड चीज देख लेते, द एफ्लुएंट एंड डेवलप्ड कंट्रीज ऑफ यूएसए एंड वेस्टर्न यूरोप फेस द प्रॉब्लम ऑफ स्कैरसिटी इवन टुडे एज देयर प्रेजेंट वांट्स रिमेन एंड द हेड ऑफ देयर इंक्रीज रिसोर्सेज कैपेसिटी एंड प्रोड्यूस। तो ये तो सच है, ये क्या बोल रहे हैं कि जो डेवलप कंट्रीज है वो आज भी प्रॉब्लम फेस करते हैं इसका, स्कैरसिटी का, इवन उनकी जो रिसोर्सेस है वो सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो गए हैं फिर भी, तो ये करेक्ट सेंटेंस है, तो बी हो जाएगा करेक्ट। सी एफ्लुएंट एंड कंट्रीज आर डेवलप्ड नॉट फेसिंग प्रॉब्लम ऑफ स्कैरसिटी, ऐसा कोई नहीं है जो प्रॉब्लम ऑफ स्कैरसिटी फेस नहीं करता, तो ये करेक्ट है, ये इनकरेक्ट है। और द पोजेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय यूएसए हैज एनॉर्मसली इंक्रीज टू एक्सीड देयर वांट्स। वो बोलते हैं कि जो रिसोर्सेज मतलब गुड्स एंड सर्विसेज है किसके पास? यूएसए के पास, वो उनकी वांट से ज़्यादा है, मतलब वो बोल रहे हैं रिसोर्सेज आर लार्जर देन वांट। ये हो नहीं सकता, ये पॉसिबल सिचुएशन नहीं है कहीं पे भी, ये कहीं पे भी पॉसिबल सिचुएशन नहीं, क्योंकि हमेशा वांट्स ज़्यादा रहेंगे एज कम्पेयर टू रिसोर्सेज। तो पहला भी आंसर नहीं हो सकता, बी है, और सी भी नहीं हो सकता, और डी भी नहीं हो सकता। टैक्सेशन इन्वॉल्व्स विच एस्पेक्ट ऑफ नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स? नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में टैक्सेशन का जो पार्ट है उसमें नॉर्मेटिव पार्ट कौन सा है? ठीक है, उसमें नॉर्मेटिव पार्ट, नॉर्मेटिव यानी जो सजेस्ट करता है, शुड बी। इंसिडेंस मतलब किस पे टैक्स लग रहा है। फेयरनेस मतलब सबको इक्वली टैक्स लग रहा है कि नहीं। इंसेंटिव टू वर्क, टैक्स ऐसा लग रहा है कि सबको काम करना चाहिए, काम करने का मन हो, ऐसा टैक्स लग रहा है कि नहीं। तो तुमने बोल दिया कि 100 रुपये की अगर सैलरी कमाओगे तो 90 रुपये का टैक्स लगेगा, तो ये क्या हो रहा है? तुम्हारा डिसइंसेंटिव हो रहा है, तुम्हें काम करने का मन ही नहीं करेगा। तो ऐसा टैक्स होना चाहिए जिससे काम करने का मन होना चाहिए। तो अगर हम नॉर्मेटिव की बात करते हैं तो इंसिडेंस ऑफ टैक्स ऐसा होना चाहिए, शुड बी
इन सच ए वे दैट देयर इज इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बर्डन ऑफ टैक्स, मतलब जो टैक्स का बर्डन है उसका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी इक्विटी होनी चाहिए टैक्स में, फेयरनेस होनी चाहिए। किसी से बहुत ज़्यादा टैक्स ले लिया, किसी से बहुत कम टैक्स ले लिया, भले ही उनकी इनकम सेम है, तो ये नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे भी शुड का आ गया। इंसेंटिव टू वर्क, ऐसा टैक्स होना चाहिए जिससे सबको काम करने की मदद, सबको काम करने का मन हो, सबको इनोवेशन करने का मन हो। तो यहाँ पे भी शुड की बात आ गई, ठीक है, चाहिए की बात आ गई। तो इसी वजह से ऑल ऑफ दी अबव ये रहेगा उसका करेक्ट आंसर, क्योंकि इंसिडेंस, फेयरनेस और इंसेंटिव टू वर्क ये तीनों नॉर्मेटिव अप्रोच शुड बी की बात कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट स्टेटमेंट। बिजनेस इकोनॉमिक्स इज नॉर्मेटिव साइंस, करेक्ट है। बिजनेस इकोनॉमिक्स इज आर्ट्स, करेक्ट है। अपन ने ये भी देखा था कि आर्ट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे अपने को अप्लाई करनी पड़ती है चीज़ें, इसीलिए ये आर्ट है। बिजनेस इकोनॉमिक्स इज बेस्ड ऑन माइक्रो इकोनॉमिक्स, ये भी करेक्ट है। बिजनेस इकोनॉमिक्स डज नॉट इनकॉर्पोरेट एलिमेंट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स के एलिमेंट ऐड नहीं करते, ऐसा बोल रहे हैं, ये तो गलत बोल रहे हैं। तो ये हो जाएगा अपना करेक्ट आंसर, क्योंकि क्या पूछा था अपने को, विच इज़ नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। बिजनेस इकोनॉमिक्स इज साइंस है, आर्ट्स है, बोथ आर्ट एंड साइंस है, और डी नन ऑफ दिस है। तो भैया बोथ साइंस भी है और आर्ट्स भी है, ठीक है। यहाँ पे याद रखना, बिजनेस इकोनॉमिक्स पूछा है तो ही आर्ट एंड साइंस बोलना, नहीं तो अगर सिर्फ इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स पूछा तो सिर्फ साइंस टिक करके आना, आर्ट एंड साइंस मत टिक करना वहाँ पे। नेक्स्ट, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट। एज नॉर्मेटिव साइंस इकोनॉमिक्स इन्वॉल्व्स वैल्यू जजमेंट, नॉर्मेटिव है तो वैल्यू जजमेंट की बात कर रहे हैं, मतलब ओपिनियंस और जजमेंट की बात कर रहे हैं। रॉबिन्सन हैज मेड इकोनॉमिक्स एज अ फॉर्म ऑफ वेलफेयर इकोनॉमिक्स, लॉ ऑफ डिमांड ऑलवेज ट्रू एंड नन ऑफ दिस, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है। लॉ ऑफ डिमांड कभी भी हमेशा 100% ट्रू नहीं रहता, उसमें एक्सेप्शंस होते हैं, तो ये तो सही नहीं है। वैल्यू जजमेंट की बात करता है, ये सही है। रॉबिन्सन ने स्कैरसिटी इकोनॉमिक्स की बात करी थी, ना कि वेलफेयर इकोनॉमिक्स की, क्योंकि वेलफेयर इकोनॉमिक्स की बात अल्फ्रेड मार्शल ने की थी, तो ये भी इनकरेक्ट है। और नन ऑफ दिस हो नहीं सकता क्योंकि ये करेक्ट आ रहा है, तो ये रह जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इकोनॉमिक सिस्टम इज सेल्फ रेगुलेटिंग एंड रन बाय इनविजिबल हैंड। सर इनविजिबल हैंड, एडम स्मिथ सर, एडम स्मिथ यानी कौन सा, कैपिटलिज्म सर, कैपिटलिज्म, ठीक है। आगे 79 नंबर का सर 20 क्वेश्चन बाकी है, ठीक है, 20 क्वेश्चन बाकी है, होल्ड ऑन करना है। नॉर्मेटिव साइंस सजेस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग, व्हाट शुड बी, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड व्हेन टू प्रोड्यूस। ये नॉर्मेटिव साइंस की बात नहीं करता, जहाँ पे शुड भी आया वहाँ पे नॉर्मेटिव आया, तो ए सर करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द बिलो एनेबल्स एप्लीकेशन ऑफ इकोनॉमिक लॉजिक एंड एनालिटिकल टूल टू ब्रिज द गैप बिटवीन प्रैक्टिकल थेरी, ब्रिज द गैप बिटवीन प्रैक्टिकल एंड थेरी, ऐसा लिखा होना चाहिए था वो। तो ये है सर बिजनेस इकोनॉमिक्स, क्योंकि बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या करता है, माइक्रो और मैक्रो की सर थेरीज यूज़ करता है और प्रैक्टिकली उसको बिजनेस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में यूज़ करता है, तो इसलिए बिजनेस इकोनॉमिक्स सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। बिजनेस इकोनॉमिक्स इज प्रैग्मेटिक इन अप्रोच बिकॉज विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉज। बिजनेस इकोनॉमिक्स प्रैग्मेटिक अप्रोच है, किस कारण से। इट इज़ बेस्ड ऑन एजम्पशन, सर एजम्पशन तो थेरी में रहते हैं, तो ये इनकरेक्ट है। टैकल द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, हाँ सर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम टैकल करता है, इसीलिए वो प्रैग्मेटिक बोला जाता है। कंसीडर प्रॉफिट ऑनली, सर लॉस की भी बात करता है, ये क्या प्रॉफिट की बात करेंगे क्या सिर्फ। कंसीडर इंटरनल वैल्यू, इंटरनल नहीं एक्सटर्नल वैल्यू की भी बात करता है, तो सिर्फ बी रहेगा ट्रू, ठीक है, बी रहेगा करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू द सम टोटल ऑफ अरेंजमेंट फॉर द प्रोडक्ट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द सोसाइटी। सम टोटल ऑफ प्रोडक्ट, अरेंजमेंट ऑफ प्रोडक्ट मतलब प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं एंड डिस्ट्रीब्यूशन की, ऐसी चीज़ जो डिस्ट्रीब्यूशन और प्रोडक्शन का अरेंजमेंट अपने को बताता है, उसी को तो बोला जाता है इकोनॉमिक सिस्टम, अपन ने यूनिट 2 में पढ़ा था, ठीक है, तो ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम, अच्छा ओके सॉरी ये उसका ऑप्शन था, मैंने गलती से पढ़ लिया। 83 नंबर का, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक्स इज दैट, लिमिटेड अनलिमिटेड ढूंढो, अनलिमिटेड वांट्स और लिमिटेड रिसोर्सेस, एलोकेटिंग स्केर्स रिसोर्सेस, स्केर्स यानी लिमिटेड, यही तो सेंट्रल प्रॉब्लम है, बाकी चीज़ें पढ़ने की जरूरत नहीं। ग्रेटर द इनइक्वालिटीज इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी इनकम्स द इनइक्वालिटीज इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम, जितना इंडिविजुअल लेवल पे इनइक्वालिटी ज़्यादा होंगी उतनी ही नेशनल लेवल पे भी इनइक्वालिटी ज़्यादा होंगी, तो इसका ए करेक्ट आंसर है। क्या बोल रहे हो कि एक पर्सन को कम इनकम मिल रहा है, दूसरे पर्सन को ज़्यादा इनकम मिल रहा है, अगर ऐसा पूरी इकोनॉमी में हो जाए तो क्या हो जाएगा, नेशनल लेवल पे, पूरे कंट्री लेवल पे, पूरे इकोनॉमी लेवल पे कुछ लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसा आएगा, कुछ लोगों के पास कम पैसा रहेगा, तो इनइक्वालिटी बढ़ जाएंगी,
जब इंडिविजुअल इनइक्वालिटी होंगी तभी नेशनल लेवल पे भी इनइक्वालिटी देखने को मिलेंगी। तो ए हो जाएगा उसका करेक्ट आंसर। 85 नंबर, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स कैन बी बेस्ट एक्सप्लेन थ्रू फेयरनेस ऑफ टैक्स, इंसिडेंस ऑफ टैक्स, इफेक्ट्स ऑफ टैक्स इंसेंटिव्स। बेस्ट एक्सप्लेन, ठीक है, बेस्ट कहा है तो बेस्ट में ही बात फेयरनेस आ गई, ठीक है। नेक्स्ट, रेगुलेटरी मैकेनिज्म ऑफ मार्केट सिस्टम इज, रेगुलेटरी मैकेनिज्म ऐसी कौन सी मैकेनिज्म है जो मार्केट सिस्टम मतलब कैपिटलिज्म को चलाए रखता है। सेल्फ इंटरेस्ट मैकेनिज्म नहीं है, प्राइवेट प्रॉपर्टी है एक रूल है, मैकेनिज्म नहीं है, कंपटीशन एक मैकेनिज्म बोला जाता है, ठीक है। कंपटीशन की वजह से ही सारी चीज़ें होती है, कंपटीशन की वजह से प्रोडक्शन में इफिशियंसी, इनोवेशन सारी चीज़ें आ रही है, तो कंपटीशन इज करेक्ट आंसर। कंज्यूमर सॉवरेनिटी, कंज्यूमर इज सॉवरेन अंडर सॉरी कंट्रोल तो नहीं, फ्री इकोनॉमी, फ्री यानी कैपिटलिस्ट। नेक्स्ट, डिमांड एंड फोर्सेस दैट इकोनॉमीज वर्क आर द मार्केट मेक, तो ये कुछ तो भी गलत हो गया तो ये कट कर देते। नेक्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज डज नॉट इंक्लूड, प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है, फ्रीडम ऑफ चॉइस होता है, अब्सेंस ऑफ कंज्यूमर चॉइस ये नहीं होता, ये तो सोशलिज्म का ही है, तो सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। कंपटीशन भी होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेरिट, नॉट अ डीमेरिट ऑफ कैपिटलिज्म, नॉट अ डीमेरिट, ठीक है, मतलब नॉट अ डीमेरिट पूछे। दिस इज यूजुअली हाई डिग्री ऑफ ऑपरेटिव इफिशियंसी अंडर कैपिटलिज्म, ठीक है, ये डीमेरिट नहीं है कैपिटलिज्म का। अंडर कैपिटलिज्म देर इज प्रेसिडेंस ऑफ प्रॉपर्टी राइट ओवर ह्यूमन राइट्स, तो ये तो सही है, ये डीमेरिट है, ये डीमेरिट है, ठीक है, इट इज़ अ डीमेरिट। नॉट डीमेरिट, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है इसलिए मैं लिख के रख रहा हूँ, मेरा ज़्यादा होता है, तुम लोगों का नहीं होगा। ड्यू टू इनकम इनइक्वालिटी द पैटर्न ऑफ डिमांड डज नॉट रिप्रेजेंट द रियल नीड्स ऑफ पीपल, यस इट इज़ अ डीमेरिट। अपन ने देखा था अल्कोहल जैसे गुड्स ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाते हैं और बुक्स जैसे हेल्थ केयर जैसे जो नेसेसरी सर्विसेज और गुड्स है वो कम प्रोड्यूस होते हैं। कैपिटलिज्म लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ मोनोपोलीज, ये भी डीमेरिट से मोनोपोलीज बनती है कैपिटलिज्म में, तो एक ही चीज़ है जो डीमेरिट नहीं है वो है फर्स्ट, तो ए हो जाएगा उसका करेक्ट आंसर। एडमिनिस्ट्रेट प्राइजेस, यानी सर ऐसे प्राइजेस जो गवर्नमेंट डिसाइड करते हैं, डिटरमाइंड सोशलिज्म बाय गवर्नमेंट, इन सोशलिज्म में डिसाइड होती है। विच इकोनॉमी इज नाउ अ मिथ ओनली एज नो कंट्री इन द वर्ल्ड इज हैविंग दिस टाइप ऑफ इकोनॉमी, तो इसका आंसर थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल है, कॉन्ट्रोवर्शियल मतलब थोड़ा कंफ्यूजिंग है, बट इसका आंसर सोशलिस्ट इकोनॉमी होनी चाहिए। देखना, सोशलिस्ट इकोनॉमी प्योरली सोशलिस्ट और प्योरली कैपिटलिस्ट कहीं पे भी एग्जिस्ट नहीं करती, बट अगर देखा जाए तो इसका एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन बनता है कि जनरली जो डेवलप कंट्रीज़ है वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी फॉलो करती है और जो डेवलपिंग है वो मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम फॉलो कर रही है, तो सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम बहुत कम फॉलो किया जाता है, तो बी उसका आंसर होगा, ठीक है। मेरे हिसाब से आंसर चेंज भी हो सकता है, और शायद मैंने कहीं पे पढ़ा था ये कि मॉड्यूल में भी या आरटीपी, मॉड्यूल में तो नहीं है इसका आंसर क्लियरली दिया हुआ, एमटीपी में इसका आंसर बी दिया हुआ है, ठीक है, तो एक बार क्रॉस चेक कर लेना। सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज व्हाट टू प्रोड्यूस, व्हाट प्रोविजन, हाउ टू प्रोड्यूस, ऑल ऑफ द अबव, सर ऑल ऑफ द अबव। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग इकोनॉमी द कंज्यूमर हैव लिमिटेड फ्रीडम ऑफ चॉइस, सोशलिज्म में लिमिटेड चॉइस रहती है। 95, एनकरेज एंटरप्राइज एंड रिस्क टेकिंग इज कंसिडर्ड एज मेरिट ऑफ फॉलोइंग इकोनॉमी, रिस्क टेकिंग एटीट्यूड और एंटरप्राइज कहाँ पे इनकरेज किया जाता है, तो सर ये इनकरेज किया जाता है, ये इनकरेज किया जाता है फ्री इकोनॉमी में, फ्री मतलब कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में, तो यहाँ पे कहीं पे भी आंसर नहीं बोला। मैनेजरियल इकोनॉमी यानी फ्री इकोनॉमी नहीं होती, मिक्स्ड इकोनॉमी तो मिक्स्ड में आती है, पॉलिटिकल इकोनॉमी यानी फ्री इकोनॉमी नहीं रहती, तो इसका ये क्वेश्चन थोड़ा साइड में रख दो क्योंकि इसका कोई भी आंसर नहीं बन रहा है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, ऐसा कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। अनलाइक नॉर्मेटिव इकोनॉमिक पॉजिटिव इकोनॉमिक, ये क्वेश्चन अपन ने ऑलरेडी सॉल्व किया है, इसका आंसर है, इसका आंसर सी है, अपन ने देखा था कि ये माइक्रो का पार्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिमिटेशंस ऑफ यूजिंग जीडीपी एज अ मेजर ऑफ इकोनॉमिक वेलबींग, इट इंक्लूड्स ओनली मॉनेटरी ट्रांजेक्शन, ये गलती से क्वेश्चन आया है, ये क्वेश्चन जीडीपी इस चैप्टर का है, जीडीपी मतलब नेशनल इनकम का है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग विच टाइप ऑफ द इंडस्ट्री इज नॉट प्राइमरीली प्रॉफिट ओरिएंटेड बट आर सेट बाय द स्टेट फॉर द वेलफेयर ऑफ कम्युनिटी, कंबाइंड सेक्टर में प्राइवेट होता है प्लस गवर्नमेंट होता है, मिक्स्ड इकोनॉमी की बात हो रही है।
प्राइवेट सेक्टर में तो प्रॉफिट ओरिएंटेड ही होता है। इंडिपेंडेंट सेक्टर नाम का कोई अपन ने कंसेप्ट पढ़ा नहीं, तो करेक्ट आंसर आ जाएगा पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर में क्या होता है, गवर्नमेंट बिजनेस करता है और वेलफेयर के लिए बिजनेस करता है। 99 नंबर का, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स इज बेस्ड ऑन, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स कौन सी चीज़ों पे बेस्ड है? नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स इज बेस्ड ऑन इथिकल कंसिडरेशन, फैक्ट एंड जनरलाइजेशन, व्हाट इज एंड ऑल ऑफ द अबव। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स फैक्ट्स एंड जनरलाइजेशन की बात नहीं करता, उसमें तो पॉजिटिव बात करता है। व्हाट इज की बात भी पॉजिटिव करता है। नॉर्मेटिव तो व्हाट शुड बी की बात करता है। तो इथिकल कंसिडरेशन यानी क्या इथिकल है, क्या सही है, इसकी बात कौन करता है? नॉर्मेटिव। क्या सही है या क्या सही कहलाना चाहिए, इसकी बात नॉर्मेटिव करता है। तो ए उसका करेक्ट आंसर। 100 नंबर का क्वेश्चन, इन्वॉल्व द प्रीडोमिनेंस ऑफ ब्यूरोक्रेसी एंड रिजल्टिंग इन इनएफिशिएंसीज एंड डिलेज। ऐसी कौन सी इकोनॉमिक सिस्टम है जिसमें ब्यूरोक्रेसी ज़्यादा होती है और इनएफिशिएंसी ज़्यादा होती है? सर सोशलिज्म, सर सोशलिज्म। ठीक है। 101 नंबर का क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेंट्रल इशू ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स? इन्फ्लेशन मैक्रो का पार्ट है, अनएम्प्लॉयमेंट मैक्रो का पार्ट है, ग्रोथ भी मैक्रो का पार्ट है, कंज्यूमर चॉइसेस माइक्रो का पार्ट है, इंडिविजुअल की बात करें तो सी उसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? 110 तक सॉल्व करेंगे अपन। अनलाइक ये हो गया, ये वापस आ रहा है तो इसका सी आंसर वापस। व्हाट इम्प्लीकेशन डज द रिसोर्सेज स्कैरसिटी हैव? रिसोर्सेज की स्कैरसिटी कौन सा प्रॉब्लम प्रोवाइड करता है अपने को? पॉलिटिकल प्रॉब्लम की तो बात नहीं करता। रिसोर्स की स्कैरसिटी अपने को इकोनॉमिकल प्रॉब्लम प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये इकोनॉमिक्स का प्रॉब्लम है। ठीक है, इन विच टाइप ऑफ सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम दैन इकोनॉमी मस्ट डिसाइड वेदर मोर इंडियन इलेक्ट्रिक टॉयज शुड बी प्रोड्यूस एंड हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ ईच टॉय शुड बी प्रोड्यूस। तो यहाँ पे टाइप ऑफ गुड्स प्रोड्यूस की बात हो रही है एंड क्वांटिटी की बात हो रही है। तो अपन ने देखा था टाइप ऑफ गुड्स और क्वांटिटी की जब डिसीजन होता है वो कहाँ पे आता है? व्हाट टू प्रोड्यूस में। तो ये हो जाएगा उसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 105, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इकोनॉमिक स्कोप ऑफ बिजनेस? तो बेसिकली पूछ रहे हैं कि इट इज ऐसी कौन सी चीज़ है जो बिजनेस इकोनॉमिक्स के स्कोप में नहीं आती। सेंटेंस थोड़ा सफल हो गया। तो डिमांड एंड एनालिसिस एंड फॉरकास्टिंग आता है, कॉस्ट एंड प्रोडक्शन आता है, प्रॉफिट एनालिसिस भी आता है, ये अपन ने स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स में देखा था। रह गया कैपिटल बजटिंग, वो नहीं आता। तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। नॉट पूछा है, ये कट कर दूंगा और ये डी हो जाएगा अपना करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, द इम्पैक्ट ऑफ बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट्स ऑन जीडीपी स्टडीड एज अ पार्ट ऑफ। बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है पता है क्या? ये जो अपने टोटल अपन एक्सटर्नल नॉन रेसिडेंट्स के साथ जो ट्रांजेक्शन्स करते हैं ना, उसका जो पूरा अकाउंटिंग है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट और बैलेंस ऑफ ट्रेड में आता है। तो वो मैक्रो का पार्ट होता है। ठीक है, क्योंकि कंट्री एज अ होल वो स्टेटमेंट बनता है, तो ये मैक्रो का पार्ट है। डी उसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 1 मिनट। नेक्स्ट 107, which of the following are the characteristics of business economics? It is normative, it is interdisciplinary, it is pragmatic. All of the above are characteristics. In business economics, we use term scarcity to mean scarcity is relative scarcity in relation to wants of the society. ठीक है, ये repeated question. In producer is free to set up any type of firm and produce goods and services. Of course, capitalism में freedom रहता है. The word economics owes its origin from, ये गलत हो गया, ओइकोनोमिया। ओइकोनोमिया इस ग्रीक वर्ड से इकोनॉमिक्स का जो वर्ड है वो डिराइव किया गया है, और जो ओइकोनोमिया है उसका मतलब होता है हाउस होल्ड। बेसिकली हाउस होल्ड मैनेजमेंट उसका मतलब होता है, हाउस होल्ड मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये हो गया उसका करेक्ट आंसर। एक लास्ट क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ चॉइस मेकिंग, इट इम्प्लाइज। ठीक है, चॉइस मेकिंग का साइंस है, इट इम्प्लाइज नो चॉइसेस इज टू बी मेड। नहीं, चॉइसेस तो लेनी पड़ेंगी। चॉइसेस टू बी मेड बिटवीन अल्टरनेटिव यूजेस, चॉइस इज टू बी मेड बिटवीन मीन्स एंड एंड्स। सर हम वांट्स एंड रिसोर्सेज के बीच में कभी चॉइस करते हैं? नहीं, वो तो दोनों साथ में है ना। वांट्स को सेटिस्फाई करना है मीन्स को यूज़ करके, तो उनके बीच में चॉइस नहीं होती। उनके लिए चॉइस होती है, उनके बीच में नहीं होती। तो चॉइस किस में होती है? अल्टरनेटिव यूजेस के लिए। मतलब एक रिसोर्स है, तो उस रिसोर्स का
गुड 1 बन सकता है, गुड 2 बन सकता है, गुड 3 बन सकता है। तो कौन सा गुड्स अपने को बनाना है इसकी चॉइस अपने को लेनी पड़ती है। तो अल्टरनेटिव यूजेस ऑफ रिसोर्सेस में चॉइस लेना पड़ता है, तो बी हो जाएगा उसका करेक्ट आंसर। एक और क्वेश्चन, अंडर इंडक्टिव मेथड लॉजिक प्रोसीड्स फ्रॉम, अंडर इंडक्टिव मेथड ये पहले हुआ करता था, इसका पार्ट नहीं है, ठीक है। तो ये हो गए 112 क्वेश्चन, 112 क्वेश्चन अपन ने सॉल्व किए। इसके अलावा भी क्वेश्चन है, बट ऐसे ही क्वेश्चन है सारे। तो ये 112 क्वेश्चन सॉल्व किए तो इनफ प्रैक्टिस अपनी हो जाएंगी। तो आई होप आपको सारे कंसेप्ट समझ में आए होंगे और आपकी जो MCQ की प्रैक्टिस है वो भी हुई होंगी। कोई आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में वो डाउट लिख सकते हैं, मैं उसको सॉल्व करके दूंगा। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में अपन स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2, लॉ ऑफ डिमांड एंड लॉ ऑफ सप्लाई। ठीक है, बाय बाय।